नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे थे दोस्तों, चाहे हम देखो कितना भी कैसे भी चलें, आपको ऐसे लगता होगा कि जैसे सर ने 10 इक्वेशन कराए हैं, बहुत धीरे चल रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखते जाओ, आपने लगभग 22 घंटे के अंदर हमने पूरी ओबीजी जो इतना बड़ा सब्जेक्ट था, मैंने कोशिश किया था कि हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूड करूँ मैं। न सिर्फ उन 10 क्वेश्चन डेली कराता हूँ उससे रिलेटेड नहीं, उसके अलावा भी मैंने पूरी कोशिश की थी आपको कि हर चीज़ के बारे में बताऊँ। जहाँ भी कोई डिजीज़ आती थी मैंने उसके बारे में आप लोगों को बताया था। ऐसा ही अब हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है। आज हमारे एंडोक्राइन जो सिस्टम है दोस्तों, उसकी लास्ट क्लास है। जब शुरुआत हुई तो ऐसा लग रहा होगा आपको कितने क्वेश्चन हैं, कैसे होंगे धीरे धीरे। लेकिन जब धीरे धीरे हमने 10-10 के क्वेश्चन किए और आज हमारे एंडोक्राइन सिस्टम की लास्ट क्लास आ गई है, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारी जो डिजीजेज हैं दोस्तों उनके बारे में अच्छे से बात की थी। तो आज हमारी लास्ट क्लास है। आज की क्लास के बाद एंडोक्राइन सिस्टम खत्म हो जाएगा और जो नेक्स्ट जो सिस्टम है दोस्तों वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने आज का, वो है एक क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म। तो मैं आपको दोनों चीजें पढ़ा चुका हूं, हाइपरथायरॉयडिज्म भी पढ़ा चुका हूं, हाइपोथायरॉयडिज्म भी पढ़ा चुका हूं। आस्क द नर्स, देखो मैं भी नहीं कहूंगा दोस्तों, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने 100% करा दिया और आप भाई ये करके ही आपको कंप्लीट हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम। फिर भी आपको कुछ चीजें तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। थोड़ी बहुत चीजें जो मैंने नहीं करवाई हैं वो आप खुद जोड़ो। कोशिश किया था मैंने कंसेप्ट को जोड़ने की, कंसेप्ट के साथ उसको आगे बढ़ाने की। तो आप भी जो चीजें बच गई हैं ना, वो सब चीजें आप उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, 100% तो मैं नहीं कह सकता कि भाई 9 घंटे में एंडोक्राइन सिस्टम, मैंने जो उसमें पढ़ा रखा है लगभग 35 घंटे का एंडोक्राइन सिस्टम आपको करवा रखा है, जो क्लासेज होती हैं। और यहाँ पर सिर्फ 9 घंटे मिले हैं जिसमें मुझे क्वेश्चंस भी करवाने होते हैं। तो मैं 100% अभी भी ये नहीं कहूँगा कि दोस्तों इससे बाहर कुछ है ही नहीं, बस मैंने जो करवा दिया वही करवा दिया, वो मैं नहीं कहना चाहता। मैं भी कह रहा हूँ कि जो कुछ चीज़ें बच गई वो आप जरूर खुद की तरफ से पूरा करना। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि जहाँ क्वेश्चन आए ना वहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें बताने की आपको कोशिश की थी। एक क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म आस्क द नर्स अबाउट द टेस्ट। एक पेशेंट है दोस्तों, किसका है, हाइपरथायरॉयडिज्म का है। नर्स को पूछ रहा है क्या, टेस्ट के बारे में पूछ रहा है। वोट विल बी ऑर्डर्ड, कि कौन सा टेस्ट ऑर्डर किया जाएगा। विच डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड द नर्स इंक्लूड इन ए डिस्कशन विद दिस क्लाइंट, कि इस क्लाइंट का जब टेस्ट किया जाएगा तो इसमें कौन सा टेस्ट किया जाएगा। तो पहला दे रखा है दोस्तों T4 एंड एक्सरे फिल्म। ये बिल्कुल सही है कि T4 होगा, लेकिन एक्सरे की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, एक्सरे की यहाँ पर जो हाइपरथायरॉयडिज्म में कोई भी जरूरत नहीं होती है, तो एक्सरे हम नहीं करवाते हैं। इसके बाद दोस्तों थायरोग्लोबुलिन, थायरोग्लोबुलिन लेवल हम देख सकते हैं फिर भी, लेकिन जो PO2 का जो लेवल है उसका कोई काम नहीं है। इसके बाद दोस्तों प्रोटीन बाउंड आयोडीन और जो SMA है वो भी हम यहाँ पे नहीं देखते हैं। प्रोटीन बाउंड आयोडीन और जो SMA है उसको भी यहाँ पर हम नहीं देखते। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी TSH, SA एंड T3। ठीक है, अब आप SA में क्या होता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके खुद बताओ। आप मेहनत करो थोड़ी सी, हर चीज़ को मैं ढूंढता हूँ आपके लिए, आज मेरे लिए आप एक चीज़ ढूंढो और आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो SMA है वो क्या होता है। मैं चाहूँ तो आपको यहाँ पे बता सकता हूँ SMA के बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेट रहो, आपको ऐसा लगे कि हाँ हम भी क्लास के अंदर हैं। ठीक है, SMA के बताना, रैशनल देख के मत बताना, कहीं रैशनल देख के आप इसका आंसर बता रहे हो तो ऐसे देख के मुझे मत बताना। खुद ढूंढ के देखना चाहिए, कैसे भी ढूंढो। मैं ये नहीं कह रहा गूगल नहीं, गूगल कर सकते हो, लेकिन रैशनल देख के मत बताना आप मुझे। ठीक है, और मुझे समझाने की कोशिश करना कि मैं समझूँ उस लैंग्वेज को कि SMA होता क्या है। तो प्रोटीन बाउंड जो आयोडीन है, और दोस्तों SMA जो है दोस्तों वो भी हम इसके अंदर नहीं करते हैं। तो मेन चीज़ हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम दो चीज़ें देखते हैं। एक हम देखते हैं इसके अंदर थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और इसके अलावा जो T3 का जो लेवल है दोस्तों वो दोनों देखते हैं। सिर्फ यही नहीं देखते, थायराइड जो फंक्शन जो टेस्ट किया जाता है जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर, इसके अंदर हम कई सारी चीजें देखते हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। चलो बात करते हैं। अगर हम देखें दोस्तों थायराइड फंक्शन टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट, तो थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर कई सारी चीजें हम देखते हैं। हम देखते हैं दोस्तों जो फ्री T3 है उसका लेवल कितना है, फिर T3 जो हार्मोन है ट्राइआइडो थायरोनिन जो हार्मोन है उसका लेवल कितना है, फिर इसके बाद फ्री T4 का लेवल कितना है, और जो T4 है दोस्तों उसका लेवल कितना है। फ्री और T3 का मीनिंग क्या होता है कि एक्चुअली में जो ब्लड है दोस्तों उसके अंदर जो जो थायराइड जो हार्मोन है वो एक्चुअली में क्या होता है, बाइंडेड होता है। ठीक है, चाहे वो ग्लोबुलिन के साथ बाउंडेड हो, एल्ब्यूमिन के साथ बाउंडेड हो, तो वो क्या होता है, बाइंड फॉर्म में पाया जाता है। तो कुछ उसमें से क्या होता है, रिलीज होता है, तो रिलीज होता है तो वो फ्री लेवल कहलाता है। तो दोनों फॉर्म में पाया जाता है, फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है ये, और बाउंडेड फॉर्म में भी आता है। तो ये जो T3 और T4 सिंपल लिखे हुए हैं, ये इनकी कौन सी फॉर्म है दोस्तों, बाउंडेड फॉर्म है, कि किस प्रकार से ये किस जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या हुए हैं दोस्तों, ट्रांसपोर्ट जो प्रोटीन है उनके साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इनका जो लेवल है वो आपको याद रखना है।
तो किस प्रकार से याद रखोगे? तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये जो लेवल है, इसके अलावा हम एक TSH का लेवल भी देखते हैं, वो भी बता दूंगा मैं आपको। ये जो लेवल है ये है पिकोग्राम में, पिकोग्राम पर DL। फिर ये है दोस्तों नैनोग्राम पर DL। फिर तीसरा जो है वो भी नैनोग्राम पर DL। और जो चौथा जो है दोस्तों वो आपका आएगा माइक्रोग्राम पर DL। और ये आएगा दोस्तों माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में। ठीक है, TSH का जो लेवल हो किस में आता है? माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर में आता है। तो इसको आप अपने तरीके से कैसे भी याद कर सकते हो, जो आपको सही लगे। अब हम बात करें T3 का जो लेवल होता है दोस्तों वो 80 से और 230 नैनोग्राम पर DL होता है। ठीक है, 80 to 230 नैनोग्राम पर DL क्या होता है? T3। देखो ये चीजें तो याद करने की है भाई, इतना लेवल क्यों होता है, इसका तो कोई रेशनल होता नहीं है, तो वो आपको याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, तो कृपया मेरी तरफ उस दृष्टि से न देखें कि मैं कुछ कर पाऊंगा। और 260 से लेकर और 480 तक, 260 से लेकर और 480 पिकोग्राम पर DL फ्री T3 होता है। ठीक है, तो फ्री T3 का लेवल 200। भी मैं तरीका बता दूं, याद कैसे करोगे वो बता सकता हूं बस। अगर आपको सही लगे तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। ये 80 से 230 होता है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट फ्री T4 में। और एक जो T4 का जो लेवल है दोस्तों उसके अंदर हम आ जाते हैं। तो T4 का तो बिल्कुल सिंपल है, 4 से 12 है और यहाँ पर इसका 0.7 से लेकर और 1.8 नैनोग्राम पर DL है। और ये 4 से 12 है। इसका जो लेवल है वो भी बहुत सिंपल है, 0.5 to 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। इसका क्या होता है दोस्तों? थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है उसका लेवल होता है। तो इन सब के बारे में हम किसके द्वारा पता लगाते हैं दोस्तों? थायराइड जो फंक्शन टेस्ट है वो कर हम इन सभी का लेवल देखते हैं। थायराइड जो फंक्शन टेस्ट है वो करके हम इन सब का लेवल क्या करते हैं दोस्तों? असेस करते हैं या चेक करते हैं। अब इनको याद कैसे करोगे आप? भाई इनको याद करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये तरीका जो मैंने लिखा है ना वैसे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मतलब आपको याद रखना है कि भाई पहले फ्री आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में T3 आएगा, फिर फ्री आएगा, फिर T4 आएगा। तो आप ऐसे भूलोगे नहीं, ये लेवल अलग ही रखो, क्योंकि तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई आधा से लेकर और 5 तक होता है, 0.5 to 5 होता है। तो इसको इंक्लूड मत करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर इनको याद करने के लिए ये आप भूल जाओगे कि इसमें पिकोग्राम है, तो इसको याद रख लेना पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी। पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर P फॉर पंजाब, ये दोनों एन है तो 2 बार आ रहा है एन, ये ध्यान रख लेना थोड़ा। नेशनल 2 बार आ रहा है, ठीक है, नेशनल 2 बार आ रहा है। और यूनिवर्सिटी मतलब माइक्रोग्राम, ठीक है, U फॉर माइक्रोग्राम से आ गया, यहाँ पर UG से आ गया, तो पंजाब नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ऐसे आपको ये जो इनका जो मात्रक है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब यहाँ से शुरुआत कर दो, और जैसे फोन नंबर याद करते हो वैसे याद इनको करते जाओ। देखो ये 0.5 to 5 है, ये 4 से 12 है, ठीक है। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मैंने तो ऐसे याद रखा था कि भाई ये जैसे 260 है, ये फिर क्या है 480 है। अब 480 में से यहाँ पे 80 ले लो, सिर्फ क्या ले लो? 80 ले लो। और यहाँ पर फिर किस पे चले जाओ? 230 पे चले जाओ, 80 से 230। तो आप ऐसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, ऐसे याद रखा करो, 260 480 80 230। ऐसे जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं ना, ऐसे याद करो। 260 3-4 बार लिखोगे ना, याद हो जाएगा। 260 480 80 230, 260 480 80 230, ठीक है। अब यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है, ये 718 412, 718 412। अब इसमें पॉइंट लगा लेना बस, 718 412, बस वो 0.5 to 5 है ही। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अगर आपकी मेमोरी और अच्छी है, मेरी तरह कमजोर मेमोरी नहीं है कि आप भूल जाओ, तो फिर आप अपने तरीके से भी क्या कर सकते हो? उसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी देख रहे हैं हम इसमें, T3 भी देख रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या आते हैं इसके अंदर? TSH का लेवल देखते हैं हम। TSH के लेवल के अलावा हम किसका लेवल देखते हैं दोस्तों? फ्री T3 का देखते हैं, T4 का देखते हैं और फ्री T4 का देखते हैं, ठीक है। ये सब लेवल हम इसके अंदर थायराइड फंक्शन जो टेस्ट उसमें परफॉर्म करते हैं। तो बस सिंपल सी बात थी कि भाई पेशेंट को हाइपरथायरॉइडिज्म है, तो आप कौन सी चीज चेक करोगे? तो थायराइड फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे हम। और थायराइड फंक्शन टेस्ट के अंदर जो जो सारी चीजें आती हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा दी कि ये चीज होती है, इतना इतना इनका क्या होता है दोस्तों? लेवल होता है। तो चलो लिख लो, थायराइड फंक्शन टेस्ट में, थायराइड फंक्शन टेस्ट में फ्री T3 कोमा T3 कोमा फ्री T4, FT3 भी लिख देते हैं इनको, है ना। FT3 लिखा है तो समझ जाना कि फ्री T3 है। T3 मतलब ट्राईआइडोथ्रियोनिन, T3 हार्मोन, है ना। T4 का मतलब थायरोक्सिन हार्मोन। तो फ्री T4 एंड TSH का लेवल देखते हैं, TSH का लेवल देखते हैं, बस ऐसे पढ़ना है आपको। चलो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट दोस्तों कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ ग्रेव डिजीज। ठीक है, मैंने आपको ग्रेव डिजीज के बारे में बताया था दोस्तों कि हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है उसका मोस्ट कॉमन जो कोज होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, आपका ग्रेव डिजीज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस पेशेंट को क्या है, क्या माने हम दोस्तों, ग्रेव डिजीज माने कि उस पेशेंट को क्या है दोस्तों, ग्रेव डिजीज है, या फिर हम ये माने कि उस पेशेंट को क्या है, हाइपरथायरॉयडिज्म है। इन प्रिपेयरिंग ए टीचिंग प्लान, हम टीचिंग प्लान बता रहे हैं। द नर्स एंटिसिपेट, नर्स ये अनुमान लगाती है कि विच डाइट विल बी ऑर्डर्ड फॉर दिस क्लाइंट, किस क्लाइंट के लिए कौन सी डाइट ऑर्डर की जाएगी। अब आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि थायराइड हार्मोन जो होता है उसके, जब हमने उसके फंक्शन पढ़े थे तो मैंने बताया था कि थायराइड जो हार्मोन है ये एक कैलोरोजेनिक हार्मोन है। कैलोरीजेनिक, कैलोरीजेनिक मतलब क्या हो गया दोस्तों कि ये कैलोरी का यूज करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है, साथ में जो जो हमारी कैलोरी है उसका भी क्या करता है दोस्तों, ये यूज करता है। तो ये चीज यूज करने की मतलब क्या होता है दोस्तों, रीजन क्या था कि बेसिक मेटाबॉलिक जो बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो क्या हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। अब कोई भी पेशेंट है दोस्तों ज्यादा कैलोरी का यूज करेगा, उसकी सारी एक्टिविटी भी ज्यादा थी। आपने हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर देखा था हर चीज बॉडी की एक्टिविटी क्या हुई थी दोस्तों, बढ़ी हुई है। अब ये सारी चीजें अगर एक्टिविटी बढ़ेगी दोस्तों तो उस पेशेंट जो है दोस्तों उसकी एनर्जी क्या चाहिएगी, उसे ज्यादा चाहिएगी। क्यों? क्योंकि उसकी सारी एक्टिविटी ज्यादा है तो उसे कैलोरी ज्यादा चाहिएगी। मतलब एनर्जी किससे मिलती है हमें, क्या मात्रक देखते हैं हम एनर्जी का, फूड का, कैलोरी देखते हैं, तो उसको कैलोरी की क्या पड़ेगी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट से आप थोड़ा सा इसको कर सकते थे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं कि उस पेशेंट को क्या देंगे, हाई कैलोरी डाइट देंगे। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि बीएमआर बढ़ी हुई है, बॉडी की जो नीड है या डिमांड है, ठीक है, बीएमआर बढ़ने के कारण एनर्जी की जो डिमांड है दोस्तों, कैलोरी की जो डिमांड है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि ये कैलोरोजेनिक हार्मोन होता है, उसके कारण डिमांड बढ़ जाती है, हर एक्टिविटी बॉडी की इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए जो सेल है दोस्तों उनको एनर्जी की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। तो इस ऐसे क्लाइंट को हम क्या देंगे दोस्तों, हाई कैलोरी क्या देते हैं, हम डाइट देते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखा लो सोडियम डाइट। तो सोडियम को तो यहाँ से कोई लेना देना है ही नहीं कि भाई सोडियम को हमें कम करने की जरूरत इसमें पड़े। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सोडियम का ये एक्सक्रिएशन करवाता हो, तब तो आप ये भी कह दो कि इसको सोडियम हम कम देंगे। तो यहाँ पर लो सोडियम डाइट देने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लो सोडियम डाइट देने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जो क्यूसिंग सिंड्रोम होता है, क्यूसिंग सिंड्रोम होता है दोस्तों, उसके अंदर सोडियम का क्या होता है, रिटेंशन होता है। क्यूसिंग सिंड्रोम के अंदर हमने पढ़ा था कि सोडियम का क्या होता है, रिटेंशन होता है, और पोटेशियम का क्या होता है दोस्तों, एक्सक्रिएशन होता है। तो जब पोटेशियम का एक्सक्रिएशन, पोटेशियम की क्या हुई, कमी हुई, तो हम पोटेशियम तो रिच फूड देंगे, और जो सोडियम है दोस्तों वो क्या देंगे, हम लो देंगे। तो लो सोडियम और हाई पोटेशियम जो डाइट है दोस्तों किस में दी जाएगी, क्यूसिंग सिंड्रोम में दी जाएगी। जबकि एडिसन के अंदर जस्ट इसका क्या होगा दोस्तों, उल्टा होगा। एडिसन डिजीज के अंदर जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो लो सोडियम डाइट यहाँ पर कोई इसका मायना नहीं है। हाई रफेज डाइट, तो ये तो बिल्कुल गलत है। हाई रफेज डाइट तो हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते ऐसे क्लाइंट को। क्यों नहीं दे सकते दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो हार्मोन है, थायराइड जो हार्मोन है दोस्तों, वो क्या काम करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है। पेरिस्टालसिस जो मूवमेंट है दोस्तों उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जब किसी भी पेशेंट का पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंक्रीज हो, या जो सीक्रेशंस जो हो रहे हैं दोस्तों वो भी क्या हो रहे हैं, ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसके कारण हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, किसके अंदर दोस्तों, हाइपर अगर थायरॉयडिज्म होगा, जो कि इस पेशेंट को भी ग्रेव डिजीज है, हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, उस पेशेंट के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म में दोस्तों उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, डायरिया होगा। क्या होगा, डायरिया होगा। जबकि रफेज जो डाइट होती है दोस्तों, ठीक है, हाई फाइबर जो डाइट मान सकते हो आप, हाई फाइबर डाइट जो है दोस्तों हम किस में देते हैं, हम देते हैं जब पेशेंट को क्या हो, कॉन्स्टिपेशन हो। कॉन्स्टिपेशन कौन सी डिजीज में होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में हो रहा है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आप हाई रफेज डाइट दे सकते हो, लेकिन यहां पर आप नहीं दे सकते हो, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हम क्या देते हैं, हाई फाइबर या रफेज डाइट देते हैं, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में पहले से पेशेंट को क्या है दोस्तों, डायरिया है, तो हम उसको ऐसी डाइट नहीं देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट कि मतलब ऐसी चीज जैसे चबाने में क्या रहे दोस्तों, सॉफ्ट रहे, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थायराइड के पेशेंट में देखने को नहीं मिलती है कि उसको कोई भी चीज चबाने के अंदर प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई डाइजेशन के अंदर डायरेक्टली कोई प्रॉब्लम हो, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। तो मैकेनिकल जो सॉफ्ट डाइट है दोस्तों उसे भी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट विल बी हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी जो डाइट है दोस्तों इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें लिख लेते हैं, लिख लो। हाइपरथायरॉयडिज्म या ग्रेव डिजीज में, हाइपरथायरॉयडिज्म और ग्रेव डिजीज में हाइपरथायरॉयडिज्म और ग्रेव डिजीज में इंक्रीज बीएमआर एंड इंक्रीज
कैलोरीजेनिक एक्शन होने के कारण होने के कारण बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे पेशेंट को हम हाई कैलोरी डाइट देते हैं, ऐसे पेशेंट को हम हाई कैलोरी डाइट देते हैं, हाई कैलोरी डाइट देते हैं। बस सिंपल सी बात है, 2 क्वेश्चन खत्म। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने आपको करवा रखे हैं। अगर जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है, एक बार जाकर जरूर देखें। मैंने आपको वहां पर थायरोइडेक्टोमी बताया है, और थायरोइडेक्टोमी के अंदर दोस्तों क्या क्या मैनेजमेंट होता है मैंने पूरा अच्छे से आपको करवा रखा है कि आफ्टर थायरोइडेक्टोमी आप कैसे मैनेजमेंट करोगे, आई केयर कैसे करते हैं, रेडिएशन थेरेपी के बाद हम क्या नर्सिंग मैनेजमेंट देते हैं, तो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो अब आप वो मत करना यहाँ पर कि बताया नहीं सर। इन नर्स इन द पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट, ठीक है, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट के अंदर है और एक क्लाइंट की केयर कर रही है, जिसका अभी क्या हुआ है दोस्तों, थायरोइडेक्टोमी हुआ है। अभी वो वार्ड के अंदर शिफ्ट नहीं हुई है, वहां से जस्ट उसको केयर के लिए रखा जा रहा है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड मान लो, या फिर आप मान सकते हो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट है, वार्ड के अंदर शिफ्ट नहीं हुई है वो, ठीक है। अभी फॉर विच क्लाइंट रेस्पॉन्स इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, लाइन या सेंटेंस जरूर ध्यान रखना, ये वर्डिंग जरूर ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है नर्स के लिए कि नर्स किस चीज को मॉनिटर करेगी। अब मैंने आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखा रखा है वहां पर आफ्टर थायरोइडेक्टोमी, दोस्तों मैंने आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लिखा रखा है। मैंने आपको बता भी रखा है दोस्तों, थायरोइडेक्टोमी 2 प्रकार का होता है। थायरोइडेक्टोमी जो है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक जो होता है दोस्तों कंप्लीट होता है, और दूसरा क्या होता है, पार्शियल होता है। पार्शियल को हम कंप्लीट को हम टोटल के नाम से भी जानते हैं, और जो पार्शियल होता है दोस्तों इसको हम किस नाम से जानते हैं, सब टोटल के नाम से भी जानते हैं। पार्शियल थायरोइडेक्टोमी में कुछ पार्ट ही हम रिमूव करते हैं, सब टोटल में पार्ट रिमूव करते हैं, जबकि इसके अंदर कंप्लीट जो थायराइड ग्लैंड है दोस्तों उसको क्या कर देते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। फिर मैंने आपको नर्सिंग मैनेजमेंट करवाया था थायरोइडेक्टोमी के बाद। पहली जो चीज है दोस्तों, आप क्या चेक करोगे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन चेक करोगे कि उस पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो नहीं है, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है कि रेस्पिरेटरी जो स्टेटस है दोस्तों वो हम क्या करते हैं उसके अंदर चेक करते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम उसके अंदर क्या चेक करते हैं कि भाई वो जो क्लाइंट है कहीं उसकी लैरेंजियल जो नर्व है वो तो डैमेज नहीं हो गई है, लैरेंजियल नर्व डैमेज है दोस्तों वो तो नहीं हो गया, वो चेक करते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं दोस्तों, उस क्लाइंट के अंदर साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया भी देखते हैं, साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। मैंने आपको सबका रीजन बताया हुआ था कि ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, तो एक बार पिछली क्लास देख लो, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहेगा दोस्तों, सबसे पहली चीज आप क्या ढूंढोगे, बाकी चीजों छोड़ो। सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको कि जब भी पेशेंट का थायरोइडेक्टोमी होता है तो थायरोइडेक्टोमी के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, उस पेशेंट के अंदर थायरोइडेक्टोमी के बाद में उसके जो सर्जिकल जो साइट है दोस्तों वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, और उस स्वेलिंग के कारण उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, जो ग्लोटिस है उनके अंदर क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिससे एयरवे क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इसलिए रेस्पिरेटरी डिटोरिएशन हो सकता है उसके अंदर। इसलिए उस पेशेंट का सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हम किस पे देंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस पे देखेंगे, कहीं रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम तो उस क्लाइंट को नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा कि हम उस क्लाइंट के अंदर साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन क्या करेंगे दोस्तों, चेक करेंगे, कहीं उस क्लाइंट को रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो गया है। अब बाकी के जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यूरिनरी रिटेंशन। पहली बात तो ये है कि दोस्तों प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी जो है सबसे पहले हम यहाँ पर एयरवे को दे रहे हैं। दूसरी बात क्या है, यूरिनरी रिटेंशन जो है वो एनेस्थीसिया के कारण भी कई बार देखने को मिलता है, तो ये क्या है, नॉर्मल है, देखने को भी मिल सकता है। इसका जो रीजन है वो दोस्तों एनेस्थीसिया भी हो सकता है। रेस्टलेसनेस का कारण भी क्या हो सकता है दोस्तों, एनेस्थीसिया हो सकता है। आप जाके रेशनल में देख सकते हो, अच्छे से लिखा हुआ है कि एनेस्थीसिया कैन बी रीजन ऑफ द रेस्टलेसनेस। इसके बाद दोस्तों डिक्रीज ब्लड प्रेशर, कि जो ब्लड प्रेशर है दोस्तों वो क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। हाँ ये हो सकता है, क्यों, थायराइड जो ग्लैंड है दोस्तों दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग बीपी। बीपी को क्या करती है दोस्तों, ये इंक्रीज करती है। अब मान लो थायरोइडेक्टोमी हो गया तो उस पेशेंट का बीपी गिर सकता है, इसलिए हम पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन क्या कर सकते हैं दोस्तों,
चेक कर सकते हैं कि वो पेशेंट कहीं हाइपोटेंशन में तो नहीं चला गया। लेकिन दोस्तों बात आती है प्रायोरिटी की। किसकी आती है? प्रायोरिटी की। तो प्रायोरिटी में हम हाइपोटेंशन से ज्यादा फोकस किस पे करेंगे दोस्तों? सबसे पहला फोकस हम रेस्पिरेटरी स्टेटस पे करेंगे। किस पे करेंगे? रेस्पिरेटरी स्टेटस पे करेंगे। कहीं रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, तो वो चीजें हम क्या करते हैं दोस्तों? असेस करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का ये सही दे रखा है, इसमें गलत नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो सकते हैं। डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो सकता है, लेकिन दिस इज नॉट ए प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट विल बी साइन ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन की जो साइन है दोस्तों, वही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो लिख लो, इसमें लिखो थायरोइडेक्टोमी के बाद, थायरोइडेक्टोमी के बाद, थायरोइडेक्टोमी के बाद फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्पिरेटरी असेसमेंट को देते हैं। रेस्पिरेटरी कई तरीके से लिखवा सकते हैं ना, रेस्पिरेटरी असेसमेंट, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिटोरिएशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्पिरेटरी असेसमेंट को देते हैं, क्योंकि सर्जिकल साइट पर एडिमा होने के कारण ग्लोटिस या वोकल कॉर्ड ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। ग्लोटिस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, ग्लोटिस कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिससे एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस होते हैं, जिससे एयरवे के ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस होते हैं, एयरवे के ऑब्स्ट्रक्ट होने के चांसेस होते। सब चीज़ लिखा दी है मैंने ना अच्छे से। जब आप इन रैशनल को दोबारा पढ़ोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। आपका रिवाइज जो है ना वो बहुत जल्दी हो जाएगा। कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी है कि आप बिना रिवाइज के उसे याद कर लो, उन क्वेश्चनों को याद कर लो, कभी याद नहीं होंगे आपको। पढ़ोगे भूलोगे, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, बार बार भूलते भी होगे आप। उसका रीजन ये है कि उसमें रिवीजन की जरूरत होती है। तो मैंने ये रिवीजन का तरीका निकाला आप लोगों के लिए, किस प्रकार से आप रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए थायराइडेक्टोमी। एक नर्स है दोस्तों, केयर कर रही है क्लाइंट की, और उस क्लाइंट का जस्ट क्या हुआ है? अभी थायराइडेक्टोमी हुआ है। फॉर विच क्लाइंट रेस्पॉन्स, इनमें से कौन सा क्लाइंट कैसा रेस्पॉन्स है? शुड द नर्स असेस, कि नर्स को असेस करना चाहिए द क्लाइंट व्हेन कंसर्न्ड अबाउट एन एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ द पैराथायरॉइड ग्लैंड ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है दोस्तों, क्लाइंट है ना वो पूछ रहा है, मान लो एक तरह से मान सकते हैं आप समझने के लिए कि क्लाइंट क्या ना किस चीज के ऊपर नर्स सबसे ज्यादा फोकस करेगी, जब उस क्लाइंट का अगर गलती से मतलब एक्सीडेंटल रूप से दोस्तों पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। अगर एक्सीडेंटल रूप से अगर पैराथायरॉइड ग्लैंड का अगर क्या हो जाएगा दोस्तों? रिमूवल हो जाएगा, तो उस क्लाइंट के अंदर क्या हो सकता है? तो मैंने आपको समझा रखा है। तीसरा वाला क्या बताया था? साइन ऑफ हाइपोकैल्सियम में देखना है। तो मैंने आपको दोस्तों अच्छे से समझा रखा था कि जब किसी भी क्लाइंट की थायरोइडेक्टोमी की जाती है, तो थायरोइडेक्टोमी में पोस्टीरियर जो सरफेस होती है दोनों लोब के बीच में, तो उनके हर थायराइड ग्लैंड के अपर और लोअर जो लोब है दोस्तों उसके ऊपर भी ग्लैंड पाई जाती है। ये एंटीरियर पार्ट है थायराइड ग्लैंड का, ये पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट पे अपर और लोअर जो पोल है दोस्तों, वहां पर क्या पाई जाती है? थायराइड जो ग्लैंड है दोस्तों क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जब इस ग्लैंड को रिमूव करेंगे तो गलती से ये जो ग्लैंड है दोस्तों, ये ग्लैंड भी क्या हो सकती है? रिमूव हो सकती हैं। एक्सीडेंटली ये ग्लैंड भी क्या होती है? रिमूव हो सकती हैं। जब थायरोइडेक्टोमी की जाती है, अगर वो सक्सेसफुल होती है ना, तो नोट्स के अंदर डॉक्टर डालता है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड इज प्रिजर्व्ड, ठीक है, उसको बचा लिया गया है, तो ये भी डालता है वो। तो एक्सीडेंटली अगर ये पैराथायरॉइड ग्लैंड का क्या हो गया दोस्तों? रिमूव हो गया, तो पैराथायरॉइड ग्लैंड का रिमूव क्या कहलाएगा? पैराथायरोइडेक्टोमी। और पैराथायरोइडेक्टोमी के कारण क्या होगा दोस्तों? कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन जो होता है ना दोस्तों, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, पैराथायरॉइड हार्मोन के, हमें पैराथायरॉइड जो ग्लैंड उसके बारे में बता देता हूँ, फिर मैं पैराथायरोइडेक्टोमी पे आता हूँ। एक बार हम थोड़ा सा पैराथायरॉइड ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं। पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है दोस्तों, 4 ग्लैंड होती है, ये 1-2 नहीं होती है, टोटल 4 ग्लैंड होती है। कहाँ होती है वो मैंने आपको बता दिया कि अपर एंड लोअर पोल ऑफ बोथ लोब, अपर एंड लोअर पोल ऑफ
लोअर पोल ऑफ बोथ लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, बोथ लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, या पोस्टीरियर सरफेस लिखो, पोल ऑफ बोथ अपर एंड लोअर पोल ऑफ, लोअर पोल ऑफ, ऐसे लिखो देखो, अपर एंड लोअर पोल ऑफ बोथ लोब एट पोस्टीरियर सरफेस, एट पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस प्रकार से लिख लो। थायराइड ग्लैंड के दोनों लोब जो होते हैं, देखो ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब, इनका पोस्टीरियर साइड में पीछे की तरफ दो दो क्या होती है, ये अपर लोब, ये लोअर लोब, ये अपर लोब, ये लोअर लोब, तो वहां पर ये क्या ग्लैंड क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है दोस्तों, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है उसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं। एक सेल जो होती है दोस्तों उन्हें चीफ सेल के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो सेल होती है उन्हें ओक्जीफिल सेल के नाम से जानते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं, ओक्जीफिल सेल के नाम से जानते हैं। चीफ सेल जो होती है दोस्तों, इनका गोल्जी एपरेटस, ध्यान रखना क्या, गोल्जी एपरेटस जो होता है दोस्तों वो सीक्रेट करता है मेनली कौन सा हार्मोन, पैराथ हार्मोन, पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन भी बोल देते हैं इसको, या सिर्फ इसे पैराथ हार्मोन भी बोल देते हैं, पैराथ हार्मोन भी या पैराथायरॉइड हार्मोन भी बोल देते हैं। ऑक्सीफिल सेल जो होती है दोस्तों कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है, लेकिन अगर मान लो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है उसके अंदर ट्यूमर हो जाए, बिनाइन ट्यूमर हो जाए, एडिनोमा हो जाए, उस दौरान क्या सीक्रेट करती है दोस्तों, ये पीटीएस सीक्रेट करती हैं। वैसे किसी भी अवस्था के अंदर ये पीटीएस सीक्रेट नहीं करती हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ध्यान रखना पैराथायरॉइड हार्मोन क्या काम करता है, बस सिंपल सी दो चीजें याद रखनी है। आप कभी भी पैराथायरॉइड लिखो ना तो इसको इस प्रकार से लिखा करो, पीटीएच, यहाँ पर मैंने ऐसे कर रखा है टी को जैसे कोई इंक्रीज हो, तो इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम को इंक्रीज करता है। बच्चों आप पढ़ते हो, आप हमेशा याद करते हो और भूल जाते हो, आप बहुत बार कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड पढ़ चुके हो, अगर बार बार कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा बढ़ाता है कौन सा कम करता है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि पीटीएच को आप इस प्रकार से लिखा करो, तो मतलब ये इंक्रीज करता है, तो कैल्सिटोनिन क्या करेगा, डिक्रीज। तो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या काम करता है दोस्तों, कैल्शियम के लेवल को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, जबकि फोस्फेट के लेवल को क्या करता है दोस्तों, ये डिक्रीज करता है। तो दोनों चीजें याद रखना, कैल्शियम और फोस्फेट वैसे भी हमेशा ऑपोजिट चलते हैं, तो पैराथायरॉइड हार्मोन कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, और जो फोस्फेट है दोस्तों उसके लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। जबकि अगर कैल्सिटोनिन आए, कैल्सिटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो थायराइड जो ग्लैंड होती है दोस्तों उसके जो फॉलिकल्स होते हैं उनके पास में सी सेल्स पाई जाती हैं, फॉलिकल्स के बीच में वो जो सी सेल्स जो होती है दोस्तों वो क्या सीक्रेट करती हैं, आपका कैल्सिटोनिन सीक्रेट करती है। तो कैल्सिटोनिन जस्ट इसका उल्टा करेगा, कैल्शियम के लेवल को क्या करता है दोस्तों, कैल्सिटोनिन कम करता है, जबकि फॉस्फेट के लेवल को क्या करता है दोस्तों, ये इंक्रीज करता है। तो ये दोनों ही हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, जो कैल्शियम के जो लेवल है दोस्तों उसको बॉडी के अंदर बैलेंस करने के लिए, कैल्शियम के लेवल को बैलेंस करने के लिए दोनों क्या होते हैं दोस्तों, जरूरी होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है दोस्तों पैराथायरॉइडेक्टोमी की, पैराथायरॉइडेक्टोमी। अब अगर किसी भी पेशेंट को दोस्तों पैराथायरॉइडेक्टोमी होगी तो इसका मतलब उसको क्या होगा, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होगा, या हम कहीं बिल्कुल ही पैराथायरॉइड कम हो गया, खत्म हो गया, तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या हो गई, रिमूव हो गई, तो पैराथ हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, और पैराथायरॉइड हार्मोन नहीं सीक्रेट होगा तो मतलब कि पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के नाम से हम इसे जानेंगे। हम इसे किस नाम से जानेंगे, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के नाम से जानेंगे। अब हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला मोस्ट कॉमन जो रीजन है दोस्तों वो क्या है, पैराथायरॉइडेक्टोमी। मैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म पढ़ा रहा हूँ आपको, ध्यान रखना, आपको सर क्या पढ़ रहे हैं, पैराथायरॉइडेक्टोमी क्या होता है दोस्तों, इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है कि भाई पैराथायरॉइड ग्लैंड को आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दूसरा इसका जो रीजन होता है दोस्तों दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। तो जो पैराथायरॉइड की जो चीफ सेल जो होती है दोस्तों उनके खिलाफ, उन चीफ सेल के खिलाफ क्या बनने लग जाती है, एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं। अब ये एंटीबॉडीज इनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। जब चीफ सेल डिस्ट्रैक्ट होंगी दोस्तों तो पीटीएच का लेवल गिरेगा या बढ़ेगा, तो आप कहोगे सर इसके कारण क्या होगा, पीटीएच का लेवल दोस्तों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके कारण पीटीएच का लेवल क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक सिंड्रोम होता है डी जॉर्ज सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम।
इस डी जॉर्ज सिंड्रोम के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड का हाइपोप्लेजिया हो जाता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड का क्या हो जाता है? हाइपोप्लेजिया। जब किसी भी ग्लैंड का हाइपोप्लेजिया होगा दोस्तों, तो उस कंडीशन के अंदर वो जो ग्लैंड है, मान लो कोई वो पैराथायरॉइड ग्लैंड है, मान लो उस पैराथायरॉइड ग्लैंड की साइज क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। सेल की साइज क्या होगी? कम होगी। सेल के नंबर कम होंगे, मेनली तो सेल के क्या होंगे? नंबर कम होंगे। अब सेल की संख्या कम होगी तो जो हार्मोन जो सीक्रेट कर रही है दोस्तों, मान लो ये ग्लैंड जो सीक्रेट कर रही थी, ये इतना थोड़ी सीक्रेट कर पाएगी। इसके कारण भी पैराथायरॉइड जो हार्मोन है दोस्तों, उसका जो लेवल है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। उसके कारण इसका लेवल भी क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको कम देखने को मिल सकता है, कम देखने को मिल सकता है। एक और कंडीशन आती है जिसे हम स्यूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के नाम से जानते हैं। पैराथायरॉइडिज्म, स्यूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन है ना, उसका लेवल तो क्या मिलता है? नॉर्मल मिलता है। अब आप सर ये क्या चक्कर है, जब पैराथायरॉइड हार्मोन लेवल नॉर्मली है तो फिर वो हाइपो कैसे हुआ? तो दोस्तों इसलिए तो हम किस नाम से जानते हैं? स्यूडो के नाम से जानते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फेक, छदम, झूठा, ठीक है, जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि पीटीएच तो नॉर्मल होता है, लेकिन दोस्तों पीटीएच क्या होता है? इनसेंसिटिव हो जाता है, मतलब होने के बावजूद भी काम नहीं करता। अब जब होने के बावजूद भी इनसेंसिटिविटी दिखाएगा, जैसे कि इंसुलिन दिखाता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 के अंदर, उसी प्रकार से पैराथायरॉइड का लेवल है तो सही, लेकिन वो इनसेंसिटिव है, वो काम नहीं करेगा। वो काम नहीं करेगा तो किसके सिम्टम दिखाएगा दोस्तों? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के सिम्टम दिखाएगा। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के वो क्या दिखाएगा दोस्तों? सिम्टम दिखाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। एक अलग तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर कुछ पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है। सबसे पहली चीज हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया की क्या दिखाई देंगे दोस्तों? साइन दिखाई देंगे। सिंपल सी बात है भाई, कैल्शियम का लेवल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, तो पैराथायरॉइड हार्मोन कम होगा, तो उसके कारण क्या होगा? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। पैराथायरॉइडेक्टोमी में भी यही होगा जो क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं कि कैल्शियम का लेवल क्या होगा दोस्तों? डिक्रीज होगा। अब आप एक बात बताओ, जब कैल्शियम का लेवल किसी भी पेशेंट के अंदर कम होगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो सबसे पहला दोस्तों टिटेनी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? टिटेनी देखने को मिलेगा। अब टिटेनी का जो रीजन होता है ना, वो क्या होता है? ऐसे माना जाता है दोस्तों कि कैल्शियम जो है वो न्यूरॉन के अंदर, सोडियम जो पंप है दोस्तों, उसको क्या करता है? सोडियम की एंट्री, मान लो सोडियम की एंट्री एंड एग्जिट को क्या करता है दोस्तों? कंट्रोल करता है न्यूरॉन के अंदर। और ये जो एंट्री है ये इसको स्टेबल बनाता है, स्टेबल बनाता है। इसको क्या बनाता है? स्टेबल बनाता है, ताकि आराम से सोडियम की एंट्री हो। तो उस प्रकार से हमारी बॉडी भी क्या करेगी दोस्तों? आराम से काम करेगी। लेकिन जैसे ही दोस्तों कैल्शियम का लेवल कम होगा, कैल्शियम का लेवल क्या होगा दोस्तों? कम होगा। तो कैल्शियम के लेवल कम होते ही ये जो सोडियम जो पंप है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। और ये जब अनस्टेबल होगा तो उस पेशेंट के अंदर क्या होने लग जाएगा दोस्तों? हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा। हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, या हम कहीं उस पेशेंट के अंदर दोस्तों सीजर्स भी आ सकते हैं, या उस पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों? टिटेनी भी देखने को मिल सकता है। इसलिए कैल्शियम क्या होता है दोस्तों? जरूरी होता है। इसलिए कैल्शियम क्या होता है? जरूरी होता है, क्योंकि सोडियम को बैलेंस वहां पर बनाए रखता है। क्योंकि सोडियम और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? बैलेंस बनाते हैं। क्योंकि अगर कैल्शियम है उसी अवस्था के अंदर जो सोडियम वो क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। नहीं तो जो सोडियम की जो एंट्री अनस्टेबल हो जाएगी, और वो अनस्टेबल होते ही क्या कोज करेगा दोस्तों? सीजर, टिटेनी या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया क्या कर सकता है? कोज कर सकता है। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो उसी कारण क्या होता है? टिटेनी देखने को मिलता है। अब टिटेनी के अंदर भी कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। टिटेनी के अंदर भी दोस्तों कई सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, जिसमें से एक चीज जो देखने को मिलेगी उसे हम ट्राउजेव साइन के नाम से जानते हैं। ट्राउजेव साइन। अब इसको अच्छे से पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है? अभी मैंने कभी भी आपको इसको अच्छे से नहीं बताया, आज मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूँ, कि जो आप कहोगे कि हाँ सर हम जो पढ़ते हैं ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना जरूरी होता है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर हो ना, तो भी आप समझो कि हाँ भाई वो ट्राउजेव ही है। तो ट्राउजेव जो साइन होता है दोस्तों, वो टिटेनी ऐसे भी नहीं होता कि भाई कैल्शियम का लेवल 9 से 11 है और 8 हो गया तो टिटेनी आ जाएगा। कम से कम 6 से कम लेवल होना चाहिए। 6 mg/dl से अगर कम लेवल होगा दोस्तों, तो ही उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा? टिटेनी देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि भाई 8 है तो भी आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल जो लेवल है वो हम पढ़ते हैं 9 to 11 mg/dl, लेकिन जो एनक्लेक्स जो है दोस्तों उसके अंदर 8.6 to 10 दे रखा है, लेकिन आप 9 to 11 याद रख सकते हो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ट्राउजेव साइन के अंदर क्या होता है दोस्तों? ट्राउजेव साइन के अंदर होता है कार्पल स्पाज्म। क्या होता है? कार्पल स्पाज्म होता है ड्यू टू
ड्यू टू इनफ्लेटिंग ऑफ बीपी कप कितना, बताओ। आपने सिर्फ इतना पढ़ा है अभी तक, भाई बीपी कप को क्या करोगे, आप बांधोगे और उसके कारण कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा, उसके कारण कार्पल स्पाज्म देखने को मिलेगा। आपने अभी तक यही पढ़ा है। लेकिन दोस्तों कितना बीपी कप को आप कितना ज्यादा इन्फ्लेट करोगे, तो दोस्तों सिस्टोलिक जो बीपी है किसी भी पेशेंट का, सिस्टोलिक जो बीपी है उससे आपको मोर देन 20 mm ऑफ एच और इन्फ्लेट करना है। 20 mm ऑफ एच और क्या करोगे दोस्तों, उसको आप ज्यादा इन्फ्लेट करोगे। तब ये जब इन्फ्लेट करोगे तब उस पेशेंट के अंदर क्या आएगा दोस्तों, कार्पल स्पाज्म आएगा। अब सिर्फ कार्पल स्पाज्म को आप लोग क्या पढ़ लेते हो, तो भाई हाथ और पैरों के अंदर क्या आ गया, स्पाज्म आ गया, ये स्पाज्म आ गया। तो भाई स्पाज्म तो ऐसे भी आ सकता है, स्पाज्म तो ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, किसी भी तरीके से क्या आ सकता है दोस्तों, स्पाज्म आ सकता है। तो क्या आप उसे सब तरीकों को ये कहोगे कि उसको ट्राउजेव साइन है, ठीक है। अगर मान लो ऐसे आ रहा है तो ये भी स्पाज्म है, क्या ट्राउजेव साइन है उसके अंदर, ये ऐसे आ रहा है मान लो ये ट्राउजेव साइन है, तो दोस्तों हर को हम ट्राउजेव साइन नहीं कह सकते ना। तो ट्राउजेव साइन को समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, या जो कार्पल जो स्पाज्म हो रहा है दोस्तों वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, कार्पल जो स्पाज्म है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने बस पढ़ लिया और समझा नहीं उसको, तो ये वो भी मैं समझा देता हूँ। कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला आपको करके दिखाऊंगा, आप लोग खुद भी मेरे साथ साथ करना तो आपको याद भी हो जाएगा। तो पहली चीज होती है दोस्तों फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट, फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। तो फ्लेक्शन क्या चीज होती है, देखो ये हाथ को मैं फ्लेक्स कर रहा हूं, ये मैं एक्सटेंशन कर रहा हूं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ठीक है, समझ गए। लेकिन ये तो रिस्ट नहीं है, ये तो एल्बो है। तो रिस्ट का मतलब यहां से, तो दोस्तों यहां से जो अगर आप मैं इस प्रकार से करूंगा तो ये एक्सटेंशन होगा, और अगर नीचे की तरफ ले जाऊंगा तो क्या होगा, फ्लेक्शन होगा। तो पहला काम क्या होगा दोस्तों, यहां से हाथ को नीचे कर लो तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। अभी पूरा नहीं हो ट्राउजर साइन, पहली लाइन बताइए मैंने आपको, यहां से बस ये वाला मूवमेंट, तो ये क्या हो गया दोस्तों, दैट इज फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट। तो पहला काम आप क्या करोगे, जो रिस्ट जॉइंट है दोस्तों उसका क्या करवाओगे, फ्लेक्शन करवाओगे। उसके बाद दूसरा फ्लेक्शन ऑफ द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। अब देखो ये यहाँ पे रिस्ट है, यहाँ पे कौन सी बोन है दोस्तों, कार्पल्स बोन है, ठीक है। इसके बाद में कौन सी बोन आती है, मेटाकार्पल्स आती है, और ये जो स्टार्ट हो रही है ये क्या है, फेलिंग्स है या फेलेंजेज हैं। तो यहाँ पर मेटाकार्पल्स, जहाँ पे मेटाकार्पल्स और फेलेंजेज जुड़ेंगी, ये क्या हो जाएगा, ये वाली जो जगह है दोस्तों, ये जो उंगलियों को ये वाली जो जगह है, ये वाली जो जगह है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कहलाएगा मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। ये क्या कहलाएगा, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो दोबारा से स्टार्ट करो, क्योंकि पहला तो करना ही है। पहला क्या करोगे, रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्शन करो, रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्शन करो तो इसको देखो ये एक्सटेंशन हो गया। अगर मैं इस जॉइंट को देखूं, यहाँ उंगलियों को, सारी उंगलियों को एक साथ लेना है, अगर मैं इनको ऊपर करूं तो ये एक्सटेंशन, और नीचे करूं तो क्या हो गया, फ्लेक्शन। तो पहला काम रिस्ट को नीचे लो और फिर इसको क्या करो, फ्लेक्स करवाओ। देखो इसको फ्लेक्स, अभी अंगूठे का कोई लेने देना नहीं है, आगे इसकी बात करेंगे कि ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं रुकेगा ये। तो ये ठीक है, तो यहाँ से फ्लेक्शन और फिर यहाँ से भी फ्लेक्शन, ऐसे भी हो सकता है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से तो फ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ से एक्सटेंशन हो रहा है, लेकिन एक्सटेंशन नहीं करना, यहाँ भी क्या करना है आपको, फ्लेक्शन करना है। तो इस जगह पे भी आपने क्या कर दिया दोस्तों, फ्लेक्शन कर दिया, और यहाँ भी क्या कर दिया आपने, फ्लेक्शन कर दिया। तो ये जो जगह है, दोस्तों, ये जो जॉइंट है ये कौन सा हो गया आपको, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट हो गया। तो इसका भी क्या होता है दोस्तों, आपको फ्लेक्शन होता है। थर्ड, एक्सटेंशन ऑफ द इंटरफैलेंजियल जॉइंट, इंटरफैलेंजियल जॉइंट। अब एक्सटेंशन आ गया भाई, 2 बार फ्लेक्शन हो चुका, अब एक्सटेंशन आ चुका है। देखो ये जो दिख रही है ना, ये सब क्या है, आपके फैलेंजेज हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या हो सकता है, फ्लेक्शन भी हो सकता है। देखो उंगलियों को जब आप यहाँ से मोड़ते हो तो ये क्या होता है दोस्तों, ये फ्लेक्शन होता है, लेकिन इनको आपको मोड़ना नहीं है। तो वापस आओ, सबसे पहले रिस्ट जॉइंट को फ्लेक्शन दो, ये लो, इसको फ्लेक्शन दे दिया। फिर उसके बाद कार्पो जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट है उसको फ्लेक्शन दो, ये लो, इसको फ्लेक्शन दे दिया। अब देखो दोस्तों, इसको अगर आप ऐसे मोड़ दोगे ना तो ये तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप इसको एक्सटेंशन रखना है पूरा ऐसे, ठीक है। ऐसे अंदर की तरफ ले जाओ तो फ्लेक्शन हो गया, ये क्या हो गया दोस्तों, इसका एक्सटेंशन हो गया। मतलब इनको मोड़ना नहीं है, यहाँ ऐसे मुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये मुड़ गई ना दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका, अगर ये मुड़ गई तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन इसको हमको क्या रखना है दोस्तों, एक्सटेंशन रखना है। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सटेंशन हो गया। अब लास्ट एक ये अंगूठा बच गया, इसका नहीं पता ये इसका क्या करना है दोस्तों। तो ये जो अंगूठा है दोस्तों, इसका हम करवाएंगे
एडक्शन, एडक्शन ऑफ द थंब, एडक्शन ऑफ द थंब, एडक्शन ऑफ द थंब। कि जो थंब जो होता है ना दोस्तों, उसको आपको अंदर की तरफ लेके आना है। जो थंब है दोस्तों, उसे आप किस तरफ लेके आओगे? अंदर की तरफ लेके आओगे, बाहर की तरफ नहीं। देखो ये अंदर, ये बाहर। अंदर मतलब एडक्शन, एड एड मतलब जोड़ना, तो ये अंदर आएगा। और अगर बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एबडक्शन, अबे भाग, ए बी अबे भाग, दूर की तरफ भाग। एडक्शन, एड एड जोड़ना। तो इसको अब आप कहाँ लाओगे? अंदर। तो शुरू से आ जाओ, रिस्ट जॉइंट का फ्लेक्शन करवाओगे, कार्पो मेटाकार्पो जॉइंट का फ्लेक्शन करवाओगे, जो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट का फ्लेक्शन करवाओगे। इसके बाद में दोस्तों ये जो जॉइंट है आपका, जो इंटरफैलेंजियल जॉइंट है, इसका क्या करवाओगे आप? एक्सटेंशन करवाओगे। और जो ये थंब बच गया, इसको अंदर की तरफ लेके जाओगे। तो इसको अंदर की तरफ लेके जाओगे तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ये अंदर की तरफ जाएगा तो एडक्शन कहलाएगा। तो एडक्शन ऑफ द थंब होगा। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाती हैं दोस्तों? ट्राउजेव साइन कहलाती है, या फिर क्या कहलाता है दोस्तों? कार्पल स्पाज्म कहलाता है। कार्पल स्पाज्म इन ट्राउजेव साइन इस प्रकार से देखने को मिलता है। ऐसे ये पूरा जो है ना दोस्तों, ये इसको क्या करेगा? डिफाइन करेगा। ऐसे नहीं है कि आप खुद की मर्जी से कुछ भी इसको बता दोगे। तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, इसी के अंदर देखते हैं ट्राउजेव साइन के बाद नेक्स्ट जो साइन आता है दोस्तों, दैट इज बोस्टैग साइन। ये तो सबने पढ़ा हुआ है। बोस्टैग साइन के अंदर क्या होता है दोस्तों, कि जब हम टैप करते हैं फेशियल नर्व के ऊपर, टैप ऑन फेशियल मसल भी लिखा हो सकता है कई बार, टैप ऑन फेशियल नर्व करते हैं तो फेशियल स्पाज्म देखने को मिलता है, या ट्विचिंग देखने को मिलती है। ट्विचिंग ऑफ फेशियल मसल, फेशियल जो मसल्स है दोस्तों, उनकी क्या देखने को मिलती है? ट्विचिंग देखने को मिलती है। फेशियल मसल्स की क्या देखने को मिलती है? ट्विचिंग देखने को मिलती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? बोस्टैग साइन के नाम से जानते हैं। इसे हम बोस्टैग। एक साइन और आता है, आपने अगर कभी पढ़ा हो तो, अर्ब वेस्टफॉल साइन, अर्ब वेस्टफॉल साइन। आजकल ये यूज नहीं करते हैं, पहले इसका यूज किया जाता था। तो इसमें क्या होता था कि हम बहुत कम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते थे, तो माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, माइल्ड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते थे। और उसके बाद में क्या होता था, तो जो स्केलेटल जो मसल्स थी उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता था, स्केलेटल मसल्स के अंदर स्पाज्म या कॉन्ट्रैक्शन होता था। तो इसे हम किस नाम से जानते थे दोस्तों? अर्ब वेस्टफॉल साइन के नाम से जानते थे। आजकल हम इसका क्या नहीं करते दोस्तों? यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा और भी क्या देखने को मिल सकता है? तो नम्बनेस एंड टिंगलिंग देखने को मिल सकता है। नम्बनेस एंड टिंगलिंग भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सुई सी चुभेंगी और जैसे कुछ महसूस नहीं होना, वो क्या कहलाता है? नम्बनेस कहलाता है। और जो प्रिकिंग जो सेंसेशन है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? टिंगलिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं? टिंगलिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एक आवाज सी सुनाई देती है जिसे हम लेरेंजियल स्ट्राइडोर के नाम से जानते हैं। तो लेरेंजियल स्ट्राइडोर इज ऑल्सो ए साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया के अंदर और क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों? लेरेंजियल स्ट्राइडोर देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब टिटेनी हो गया, अब आगे बढ़ लेते हैं। तो लेरेंजियल स्ट्राइडोर क्या होता है कि एक जब कोई भी पर्सन इंस्पिरेशन करेगा, ठीक है, कोई भी पर्सन जब इंस्पिरेशन करेगा तो इंस्पिरेशन के दौरान दोस्तों उसे नॉइजी क्रोविंग साउंड सुनाई देती है। ठीक है, हमें कैसी साउंड सुनाई देगी? जब वो ब्रीथिंग करेगा तो नॉइजी क्रोविंग जो साउंड है वो सुनाई देती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? लेरेंजियल स्ट्राइडोर के नाम से जानते हैं। इसका जो रीजन होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण लेरेंजियल स्पाज्म देखने को मिलता है, जिसके कारण उस पेशेंट के अंदर क्या दिखाई देता है दोस्तों? लेरेंजियल जो स्ट्राइडोर है वो देखने को मिलता है। लेरेंजियल स्ट्राइडोर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है? डायरिया भी देखने को मिल सकता है। हाइपोकैल्सीमिया में डायरिया देखने को मिलेगा, और हाइपरकैल्सीमिया में क्या देखने को मिलेगा? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो इस यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया में क्या देखने को मिल सकता है? डायरिया भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों रेस्पिरेटरी अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि उस पेशेंट के अंदर एक्चुअली में अगर एक साथ लेरिंजियोस्पाज्म हो जाए और साथ में ब्रोंकोस्पाज्म भी हो जाए, ब्रोंकोस्पाज्म, तो उसका सांस रुक जाएगा। तो उसके कारण क्या हो सकता है दोस्तों? उसको रेस्पिरेटरी जो अरेस्ट है दोस्तों वो भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों कैल्शियम की कमी के कारण हाइपोटेंशन भी देखने को मिलता है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या देखने को मिलता है? हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। इसलिए ही हम ड्रग यूज करते हैं ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फिलोडिपिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं ताकि कैल्शियम को क्या करते हैं? ब्लॉक कर दें। तो एक तरह से कैल्शियम कम होता है दोस्तों, तो उस पेशेंट के अंदर भी हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों ईसीजी चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। ईसीजी चेंजेस के अंदर प्रोलॉन्ग्ड एसटी एंड क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है। एसटी सेगमेंट, क्यूटी इंटरवल देखने को मिलता है। ठीक है,
और आप फंडामेंटल में अच्छे से इनको और पढ़ोगे तो इसी से चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। तो ये सब भी क्या देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी साइन है जो कि किसके अंदर आते हैं दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया में आपको क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, हाइपोकैल्सीमिया में आपको दिखाई दे सकते हैं। और भी वैसे कई हैं छोटे मोटे, अगर आप बात करो कि जैसे स्किन है, स्किन के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम जरूरी होता है, तो ड्राइनेस देखने को मिलेगी, एलोपीसिया देखने को मिलेगा। जैसे नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम के अंदर भी, नर्वस सिस्टम के लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है। कहते हैं कि जिन बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर कैल्शियम की कमी होती है उनके अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, और अगर एडल्ट के अंदर कमी होगी तो डिमेंशिया देखने को मिल सकता है। अगर आप याद करना चाहो तो कर लेना, नहीं इनको छोड़ देना, कोई इतना जरूरी ये है नहीं, ठीक है। तो ये सभी साइन किसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म या हाइपोकैल्सीमिया में, क्योंकि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा, और हाइपोकैल्सीमिया होगा तो दोस्तों वो सभी साइन देखने को मिलेंगे। तो ये सभी साइन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि सीरम जो कैल्शियम लेवल है वो कैसे मिलेगा, क्योंकि सीरम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट लिख लो आप, सीरम टेस्ट लिख लो, ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंदर क्या मिलेगा, पैराथायरॉयड जो हार्मोन है दोस्तों उसका लेवल भी क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। पैराथायरॉयड हार्मोन कम देखने को मिलेगा तो कैल्शियम भी कम देखने को मिलेगा, कैल्शियम कम देखने को मिलेगा तो फॉस्फेट क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ज्यादा देखने को मिलेगा, फॉस्फेट ज्यादा देखने को मिलेगा। एक चीज और पूछ लेते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी इसमें कम देखने को मिल सकता है। अभी समझा देता हूं क्या होता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एक्चुअली में दोस्तों जब भी ब्लड के अंदर क्या आता है, कैल्शियम आता है। जब भी ब्लड के अंदर दोस्तों कैल्शियम आता है तो उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए लीवर जो होता है वो एक एंजाइम छोड़ता है जिसका क्या नाम है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज है। तो अगर ज्यादा कैल्शियम होगा तो ये ज्यादा मात्रा में रिलीज करेगा, और अगर कम होगा तो कम। तो कैल्शियम का लेवल यहाँ पर क्या है, कम है, इसलिए एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। जब हम हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पढ़ेंगे तो वहां पर लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलो आ जाओ वापस लौट कर थोड़ा सा एक बार ट्रीटमेंट और देख लो। ट्रीटमेंट, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के पैरों को बांधूंगा, क्या बांधूंगा, आपके पैरों को बांधूंगा। तो तेरी मतलब तेरी पैरा टाइड, ये एक ही नाम है, अलग अलग लिखा है मैंने, कि तेरे पैरों को टाइड करूंगा मैं, बांधूंगा, टेरी पैराटाइड। टेरी पैराटाइड यूज करते हैं, ये पैराथायरॉयड जो हार्मोन है दोस्तों उसका एनालॉग है, उसकी जैसे ही काम करता है जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन काम करता है, इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस आफ्टर पैराथायरॉयडेक्टोमी है ये, ड्रग ऑफ चॉइस आफ्टर पैराथायरॉयडेक्टोमी। क्योंकि पैराथायरॉयडेक्टोमी करती तो पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं रहेगा, और पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं रहेगा दोस्तों तो उस कंडीशन में हम जो सिंथेटिक पैराथायरॉयड हार्मोन है वो देंगे, इसका नाम क्या है दोस्तों, टेरी पैराटाइड। तेरे पैरों को टाइड करूंगा, टेरी पैराटाइड इसका क्या आएगा, ये हम देते हैं, ठीक है। तो टेरी पैराटाइड आएगा। इसके अलावा सेकंड और क्या देंगे दोस्तों, टेरा पैराटाइड के अलावा तो कैल्शियम कम है तो कैल्शियम दोगे ना, तो ओरल कैल्शियम देंगे। अगर सीवियर नहीं है तो दोस्तों ओरल हम क्या देंगे उसको, कैल्शियम देंगे, ठीक है। ओरल क्या देंगे दोस्तों, हम उसको कैल्शियम देंगे। अगर सीवियर नहीं है तो, अगर सीवियर है तो फिर तो नहीं दे सकते ना, तो ओरल कैल्शियम देंगे। तो लगभग ऐसे मानते हैं कि 1.5 ग्राम से लेकर और 3 ग्राम पर डे हम क्या देते हैं दोस्तों, कैल्शियम देते हैं। इसके अलावा कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या देंगे दोस्तों, विटामिन डी देंगे, विटामिन डी। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए साथ में क्या दिया जाएगा दोस्तों, विटामिन डी भी दिया जाएगा। और चौथा आपको याद रखना है कि अगर सीवियर हाइपोकैल्सीमिया है, सीवियर हाइपोकैल्सीमिया किसी पेशेंट को हो गया तो उस कंडीशन के अंदर हम उसको आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, या फिर कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं है तो कैल्शियम क्लोराइड, अगर वो भी नहीं है तो फिर कैल्शियम ग्लूसेप्टेट देते हैं, ठीक है। कैल्शियम ग्लूसेप्टेट कोई सा भी हो, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ग्लूसेप्टेट, जो भी अवेलेबल हो दोस्तों वो हम देंगे। लेकिन सबसे मेनली जो मुख्य रूप से दिया जाता है दैट इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। मुख्य रूप से क्या दिया जाता है दोस्तों, कैल्शियम जो ग्लूकोनेट है वही दिया जाता है। तो ये भी हम क्या करते हैं इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हो तो उस दौरान उस पेशेंट की आप ईसीजी मॉनिटरिंग करोगे, डिसरिदमिया के लिए उस पेशेंट को चेक करोगे। क्यों, क्योंकि ईसीजी के अंदर क्या आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। उस पेशेंट के अंदर आप चेक करोगे कि कहीं उस पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट तो नहीं आ गया,
कार्डियक अरेस्ट के जो साइन है दोस्तों वो चेक करोगे, हाइपोटेंशन के साइन चेक करोगे, हाइपोटेंशन के साइन भी क्या करोगे दोस्तों आप उसके अंदर चेक करोगे। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। चलो अब वापस लौट के आ जाओ, मैंने पूरी डिजीज करवा दी आपको, है ना। तो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है दोस्तों उसको अगर हम कट कर देंगे तो उस पेशेंट को क्या हो सकता है, टिटेनी हो सकता है। अब इससे ज्यादा डिटेल में कोई एक्सप्लेनेशन मेरे पास बचा नहीं है कि मैं आपको और ज्यादा बताऊं कि कैसे टिटेनी होगा क्या होगा, वो सब हमने बात कर ली है। मिक्स एडिमा, मिक्स एडिमा क्या होता है दोस्तों, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म होता है, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। तो हम मान सकते हैं कि उस पेशेंट को हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है। आप नहीं कहोगे कि उस पेशेंट को हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, मैं कहूंगा कि हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो गया, हमने कैल्शियम को क्या कर दिया दोस्तों, सॉरी पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या कर दिया, कट कर दिया। लेकिन उसने रीजन सीधा क्या पूछा है कि ड्यू टू रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है ना सर्जरी के दौरान, देखो सर्जरी के दौरान कट करने के कारण क्या हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान दोस्तों, इसके कट करने के कारण नहीं कह रहा कि सर्जरी के दौरान जो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है वो रिमूव हो गई, उसके कारण क्या साइन आएगा। तो उसके कारण जो आएगा दोस्तों, पैराथायरॉइड ग्लैंड को कम करने के कारण कौन सा साइन आएगा, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का साइन आएगा, जो कि किसका साइन आएगा दोस्तों, आपका टिटेनी का साइन आएगा। किसका साइन आएगा, टिटेनी का। हाँ, उसके बाद में अगर पूछता है कि सर्जरी के बाद में क्या काम हो सकता है, तब हो सकता है कि उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाए, मिक्स एडिमा देखने को मिल सकता है। तो ये इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म सॉरी हाइपोथायरॉइडिज्म है ना, माय मिस्टेक। कई बार टीचर क्या होता है आगे सोचने लग जाता है, मतलब मैं ये सोचने लगता हूँ इससे अगले वाले ऑप्शन में मुझे क्या क्या बताना है, तो उस चक्कर में फ्लो में हम लिख देते हैं। तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों को इग्नोर करें और हमें माफी दें। नेक्स्ट दोस्तों हाइपोवोलेमिक शॉक, कि भाई क्लाइंट है जो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो पैराथायरॉइड को ग्लैंड को रिमूव करने के कारण क्लाइंट जो है दोस्तों कभी भी हाइपोवोलेमिक शॉक में नहीं जा सकता। उसको हो सकता है कि रेस्पिरेटरी, उसको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। लेकिन हाइपोवोलेमिक जो शॉक है दोस्तों, क्या तो वो किसके कारण जा सकता है कि भाई उसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड कम हो जाए, तो कोर्टिकोइड कम हो जाए, ठीक है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड कम किससे होगा, एड्रेनलेक्टोमी से होगा, क्योंकि वो सोडियम का क्या करवाता है, रिटेंशन करवाता है, उसके कारण हो सकता है। या फिर दोस्तों एड्रेनलिन जो है उसकी कमी के कारण हो सकता है। तो यहाँ पर हाइपोवोलेमिक शॉक का कोई कारण नहीं है। और एड्रेनोकोर्टिकल स्टिमुलेशन, कि भाई एसीटीएच जो स्टिमुलेशन है दोस्तों, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का या फिर जो एड्रेनल जो हार्मोन है दोस्तों उनका स्टिमुलेशन होगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है। कैल्शियम के स्टिमुलेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है, कैल्शियम का उसके स्टिमुलेशन से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पैराथायरॉइड ग्लैंड कट करने के कारण पेशेंट को क्या हो सकता है, टिटेनी देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्या देखने को मिल सकता है, टिटेनी देखने को मिल सकता है। तो चलो नेक्स्ट लिख लो, इसको लिखो लिखो थायरोइडेक्टोमी के कारण, थायरोइडेक्टोमी सर्जरी के, थायरोइडेक्टोमी की सर्जरी का की सर्जरी के दौरान, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के दौरान एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल पैराथायरॉइड ग्लैंड के रिमूवल से, एक्सीडेंटल पैराथायरॉइड ग्लैंड के रिमूवल से, एक्सीडेंटल पैराथायरॉइड ग्लैंड के रिमूवल से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हो सकता है, जिसके कारण टिटेनी के साइन देखने को मिल सकते हैं, जिसके कारण टिटेनी के साइंस देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। चलो लिखो नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों ये भी बहुत सिंपल है। When taking the blood pressure of a client who had a thyroidectomy, एक क्लाइंट है दोस्तों उसका हमने ब्लड प्रेशर लिया जिसका क्या हुआ था, थायरोइडेक्टोमी हुआ था। द नर्स आइडेंटिफाई करती है कि द क्लाइंट इज पेल, क्लाइंट पेल है एंड हैज स्पाज्म ऑफ द हैंड,
हैंड के अंदर कार्पल स्पाज्म हो गया है, ठीक है। अगर पैर के अंदर भी हो जाए और हाथ में भी हो जाए तो इसे हम कार्पोपेडल स्पाज्म बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, वो भी टिटेनी में ही होता है, ठीक है। तो वहां पर ट्राउजर साइन में तो मेनली हैंड में होता है, अगर दोनों में हो तो कार्पोपेडल स्पाज्म होता है, तो वो भी टिटेनी के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो स्पाज्म ऑफ द हैंड देखने को मिल रहा है, और साथ में क्या हो रहा है दोस्तों, स्पाज्म आने के कारण जो कलर है दोस्तों वो कैसा हो सकता है, पेल हो सकता है, उसके कारण हो रहा है वो कलर। ऐसे नहीं कि एनीमिया की कमी से हो रहा है, सॉरी ब्लड की कमी से एनीमिया से हो रहा है, ऐसा नहीं है। द नर्स नोटिफाइज द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जब ऐसा हुआ तो नर्स ने क्या काम किया दोस्तों, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को नोटिफाई किया, विच शुड द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रेस्क्राइब। बस बिल्कुल सिंपल है यार, इससे ज्यादा सिंपल कोई क्वेश्चन है क्या। कोई क्लाइंट है, उसके अंदर स्पाज्म ऑफ हैंड हो गया, फेल हो गया, कारण क्या था, बीपी कप को बांधने से। तो सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि उस क्लाइंट को ट्राउजेव साइन है, और अगर किसी भी पेशेंट को दोस्तों ट्राउजेव साइन होगा तो वो किसकी कमी से होगा, कैल्शियम की कमी से होगा, या हम कहीं उसे क्या बोलेंगे, हाइपोकैल्सीमिया बोलेंगे। अब जब किसी भी पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया होगा तो अब उसको क्या दोगे, कैल्शियम दोगे ना, बस कैल्शियम दो और आगे बढ़ो, ये कैल्शियम देखने को मिलेगा, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी के कारण है ना ट्रीमर्स आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है वो देखने को मिल सकती है, कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसे साइन देखने को नहीं मिलते जो स्पाज्म ऑफ हैंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण सीजर भी आ सकता है, वो मैंने आपको टिटेनी में बताया था ना, याद करो टिटेनी का जो रीजन बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हो सकता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण सीजर्स भी आ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाइकार्बोनेट की कमी से क्या होगा दोस्तों, एसिडोसिस होगा, सिंपल सी बात है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेंगे, पेशेंट डिसओरिएंटेशन में जा सकता है, ठीक है। जो ब्रीथिंग है वो प्रॉब्लम होती है, तो ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो आप ये लिख सकते हो रैपिड ब्रीथिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब देखने को मिलेंगे। पोटेशियम क्लोराइड की अगर कमी होगी तो उसके कारण मस्कुलर वीकनेस देखने को मिलेगा, और डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। तो ये चीजें तो सिर्फ कैल्शियम में दिखाई देती हैं, तो कैल्शियम की कमी थी उस क्लाइंट को, और कैल्शियम की क्लाइंट थी तो वो कमी थी तो हम इसको कैल्शियम देंगे। तो लिखो, इसमें लिखो थायरोइडेक्टोमी के बाद अगर बीपी कप के इन्फ्लेट करने के कारण, बीपी कप को इन्फ्लेट करने के कारण, इन्फ्लेट मतलब फुलाने के कारण, इन्फ्लेट करने के कारण कार्पल स्पाज्म दिखाई देता है, कार्पल स्पाज्म दिखाई देता है, तो यह ट्राउजेव साइन है, जो कि हाइपोकैल्सीमिया के कारण हुआ है, हाइपोकैल्सीमिया ब्रैकेट में लिख लेना, पैराथायरॉइडेक्टोमी के कारण हुआ है। मैं चाहता हूँ हर चीज लिखो कि आप जब रैशनल पढ़ो ना तो आपको मजा आए, क्या हर चीज दे रखी है इस रैशनल में, है ना। मैं चाहता तो एक लाइन ही लिखा सकता था कि ट्राउजेव साइन के अंदर हम कैल्शियम देते हैं, बस ये लिखा देता कि ट्राउजेव साइन में हम क्या देते हैं, कैल्शियम देते हैं, बस मेरा काम खत्म था। तो पैराथायरॉइडेक्टोमी के कारण हुआ है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को कैल्शियम देने की जरूरत होती है, ऐसे पेशेंट को टिटेनी के अंदर तो हम आईवी देते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर सिर्फ हाइपोकैल्सीमिया है तो वो डिफाइन नहीं है ना, हाइपोकैल्सीमिया तो 8 भी हो सकता है, ठीक है, तो वहां पर हम ओरल भी दे सकते हैं, लेकिन टिटेनी 6 से कम है तो वहां पर तो फिर हमें आईवी देना पड़ता है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऐसे पेशेंट को हम कैल्शियम देते हैं, हर चीज आ गई इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि व्हाट शुड ए नर्स डू, कि एक नर्स को क्या करना चाहिए इमीडिएटली, मतलब एकदम से, व्हेन ए क्लाइंट रिटर्न्स फ्रॉम द, मैंने ये भी करवा रखा आपको, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट फॉलोइंग ए सब टोटल थायरॉइडेक्टोमी, मतलब कुछ पार्ट रिमूव करते हैं, तो नर्स को ना इमीडिएटली क्या करना चाहिए। जब कोई पेशेंट है दोस्तों वो ओटी के अंदर गया था, ओटी से पोस्ट एनेस्थेटिया जो केयर यूनिट है दोस्तों उसके अंदर गया, और वहां से वो वार्ड में आया है। अब वार्ड में यहाँ पर पेशेंट का बेड है, ये पेशेंट यहाँ पर आप उसको लेटाओगे, उसको लेटाने से पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो ये मैंने आपको समझाया हुआ है, याद करो।
मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पहली जो प्रायोरिटी है हम किस थायरॉइडेक्टोमी के बाद किसको देते हैं दोस्तों, रेस्पिरेटरी असेसमेंट को देते हैं। अब रेस्पिरेटरी असेसमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि उस क्लाइंट के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, उस क्लाइंट के अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है ना कि भाई क्यों होता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट, ये तो सब मैंने बता रखा है। अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो अब अगर आप यहाँ से अगर मान लो रीजन जो है दोस्तों वो ग्लोटिस का कॉन्स्ट्रिक्शन है, तो आप अगर यहाँ से ऑक्सीजन दोगे तो कोई फायदा होगा क्या, नहीं। तो उस क्लाइंट को हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके अंदर ट्रैकियोस्टोमी करनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर बेड साइड हम क्या रखेंगे, ये बेड साइड ये है बेड साइड क्या रखेंगे हम, ट्रैकियोस्टोमी सेट रखेंगे। साथ में क्या रखेंगे, सक्शन रखेंगे। और जब ट्रैकियोस्टोमी हो जाएगी, सक्शन हो जाएगी, तो उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, सक्शन से पहले और सक्शन के बाद में किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए ऐसे क्लाइंट के अंदर हम क्या रखते हैं दोस्तों, बेड साइड ट्रैकियोस्टोमी सेट रखते हैं एट द बेड साइड। तो बेड साइड हमें ट्रैकियोस्टोमी सेट रखना है। पहला कहते हैं दोस्तों इंस्पेक्ट द इंसिजन, जब तक कि आपको इंसिजन में ब्लीडिंग दिखाई न दे तब तक हम उस इंसिजन को क्या नहीं कर सकते दोस्तों, ड्रेसिंग को रिमूव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ओटी से आई है वहाँ पे ड्रेसिंग होके आई होगी, तो उस ड्रेसिंग को हम जब तक रिमूव नहीं करेंगे जब तक कि हमें बाहर से क्या दिखाई देने न लगे, ब्लीडिंग दिखाई नहीं देने लगे, ठीक है। तो इंसिजन को इंस्पेक्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट नॉट टू स्पीक, कितनी गलत बात है। सेकंड मैंने आपको क्या लिखाया था कि थायरॉइडेक्टोमी के कारण पेशेंट के अंदर लैरेंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, और अगर पेशेंट के अंदर लैरेंजियल नर्व डैमेज हो गई ना दोस्तों, तो उसके कारण हम कैसे उसको वो कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं। तो स्ट्राइडोर है, होर्सिनेस ऑफ द वॉइस है, ठीक है, वो सब मैंने आपको बताया था, डिस्फोनिया है, ये सब देखने को मिलते हैं। तो इसलिए हम क्लाइंट को क्या करते हैं, हम कहते हैं हर घंटे भाई आप बोलो, वो बोलेगा। अगर उसकी साउंड में ऐसा सुनाई देता है आपको तो आप समझ सकते हो। तो इसलिए दोस्तों ध्यान रखना कि नोट टू स्पीक नहीं, स्पीक के लिए कहते हैं उसको कि हर घंटे एक बार कम से कम 1 घंटे में वो बोले, हावरली बेसिस पे बोलते हैं, तो ये भी नहीं। प्लेस द क्लाइंट इन सुपाइन पोजीशन विद 24 आवर्स, तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसके अंदर हम सेमी फॉलर पोजीशन देते हैं, शायद मैंने ये भी आपको कल लिखाया होगा कि कौन सी पोजीशन देते हैं। तो सेमी फॉलर जो पोजीशन है दोस्तों वो हम देते हैं, ताकि उसका एयरवे है वो क्या रहे दोस्तों, मेंटेन्ड रहे, एयरवे क्या रहे, मेंटेन्ड रहे। इसके लिए हम उसे सेमी फॉलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी प्लेस ए ट्रैकियोस्टोमी सेट एट बेड साइड। देखो कल की क्लास में आज आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं ना, तो कोई क्लास कहीं टाइम ले रही है फिर कहीं फायदा भी देती है, वो ऐसे मत सोचा करो आपकी फायदा नहीं मिलेगा, कल पढ़ा था तो मैंने आपको सारी चीजें एक जगह करवा दी, तो आपको सब चीजें क्या है माइंड से बिल्कुल सीक्वेंस में याद रहेंगी। अगर अलग अलग क्वेश्चन में करवाता रहता है ना तो आपको चीजें याद भी नहीं होती। अब आपको पूरा मैनेजमेंट मैंने एक जगह लिखा दिया, ठीक है। मैं जब पढ़ाता हूँ ना, जैसे मैंने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाता हूँ तो मैं वहां पर ऐसे ही करवाता हूँ, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन हो उसको भी जोड़ देता हूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो भी जोड़ देता हूँ, एनक्लेक्स क्वेश्चन वो भी जोड़ देता हूँ। सब नर्सिंग मैनेजमेंट इस प्रकार से बनाता हूँ जब बच्चा पढ़े तो उसको बार बार अलग अलग बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़े और वहीं पर उसको क्या मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए। तो इसी तरीके से आप खुद के भी नोट्स बनाया करो, आवा ना, जब भी आप खुद भी पढ़ो तो ऐसे ही बनाया करो। तो लिख लो एक बार, लिखो थायरॉइडेक्टोमी के बाद, थायरॉइडेक्टोमी के बाद पेशेंट में सर्जिकल साइट स्वेलिंग के कारण ग्लोटिस कॉन्स्ट्रिक्शन हो सकता है, जो कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कोज करता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन करता है। अतः नर्सिंग ऑफिसर लिखो, चलो। अतः नर्सिंग ऑफिसर को, खुश हो जाओगे आप भी और मैं भी, को पेशेंट के बेड साइड ट्रैकियोस्टोमी सेट सक्शन मशीन, अगर वॉल माउंटेड नहीं है, अगर दीवार में नहीं लगी हुई है तो हम सक्शन मशीन रखेंगे, नहीं तो आजकल तो सिस्टम रहता है हर कहीं, जैसे ऑक्सीजन की ट्यूब आती है वैसे सक्शन की भी आती है। ट्रैकियोस्टोमी सेट, सक्शन मशीन एंड ऑक्सीजन रखते हैं। ठीक है, वो ले लो उसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी मैंने करवा रखा है। ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे, पहले पोस्ट ऑपरेटिव डे में जिस दिन सर्जरी होती है ना वो 0 डे कहलाता है, ध्यान रखना वो फर्स्ट नहीं होता है, उससे नेक्स्ट डे जो होता है वही फर्स्ट कहलाता है ना। फॉलोइंग ए थायरोइडेक्टोमी, एक क्लाइंट में थायरोइडेक्टोमी की है, उसके बाद पहला पोस्ट ऑपरेटिव डे है, एक क्लाइंट टॉलरेट्स ए फुल फ्लूइड डाइट, ठीक है, हम उसको फुल फ्लूइड डाइट के ऊपर ले आए हैं, बिल्कुल फ्लूइड दे रहे हैं हम उसको। दिस इज चेंज टू ए सॉफ्ट डाइट, अब उसको कौन सी डाइट पे ले आए हम दोस्तों, फ्लूइड डाइट से हम उसको सॉफ्ट डाइट के ऊपर ले आए हैं। कौन से दिन, सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे, दूसरे दिन, ठीक है, इस दिन सर्जरी हुई थी, पहले दिन हम उसको किस पे लेके आए, फ्लूइड डाइट के ऊपर ले आए, दूसरे दिन हम उसको किस पे कर दिया गया दोस्तों, उसको सॉफ्ट डाइट के ऊपर कर दिया गया है। द क्लाइंट रिपोर्ट्स, क्लाइंट कहता है कि उसको क्या हो रहा है दोस्तों, सोर थ्रोट हो रहा है, तो व्हेन स्वेलोइंग, जब वो स्वेलो करता है तो व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट, तो नर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर सिर्फ डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग आती है ना तो वो तो शो करता है लेरेंजियल नर्व डैमेज को, लेकिन स्वेलोइंग के दौरान सोरनेस फील होती है ना दोस्तों, तो वो मैंने आपको बताया था, आप याद करो, आप वहां पे जाओ, और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर किसी भी पेशेंट को लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी तो उसको स्ट्राइडोर आएगा, ठीक है, उसको होर्सीनेस ऑफ वॉइस आएगी, उसको डिस्फोनिया होगा, ये बताए थे मैंने आपको। साथ में मैंने आपको क्या लिखा बताया था, इधर लिखाया था भाई स्ट्राइडोर हो सकता है, सॉरी स्ट्राइडोर तो होगा तो ये करेगा लेरेंजियल नर्व डैमेज को। लेकिन दोस्तों अगर इसी पेशेंट के अंदर सोर थ्रोट हो जाए तो सोर थ्रोट होना क्या है दोस्तों, नॉर्मल फाइंडिंग है ये, ठीक है, पेशेंट के अंदर सोर थ्रोट देखने को मिलता है, एक्सपेक्टेड है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो जो भी पेशेंट हम उसको क्या दे देंगे दोस्तों, जो डॉक्टर ने एनाल्जेसिक्स प्रेस्क्राइब कर रखी हैं दर्द के लिए, वो एनाल्जेसिक्स ड्रग्स हम उसको दे देंगे, पेन किलर जो ड्रग है, पेन रिलीवर जो ड्रग है दोस्तों वो हम उनको दे देंगे। तो सोरनेस और थ्रोट होना ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो होता है, कुछ दिन तक वो रहता है सर्जरी के इफेक्ट के कारण, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ऐसा नहीं है आपको कि इसमें पहले देखा रीऑर्डर द फुल फ्लूइड डाइट, कि भाई उसने सॉफ्ट डाइट ले रहा है ना तो उसको दिक्कत हो रही है कि तो दोबारा से ऑर्डर कर दो, तो पहली बात तो दोस्तों ये हम कर ही नहीं सकते, ये हमारे स्कोप में नहीं आता। अगर डाइट को चेंज करना है दोस्तों वो एससीपी ही करेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही करेगा, हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं। दूसरा, डाइट को चेंज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सोरनेस जो है वो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है जो कि थायराइडेक्टोमी देखने को मिलती है। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्यों नोटिफाई करेंगे भाई, कोई जरूरी नहीं है, जब हमें पता है कि ये क्या है एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है तो ये कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, एडमिनिस्टर द एनाल्जेसिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड बिफोर मील्स, कि जो एनाल्जेसिक्स दोस्तों एडमिनिस्टर करनी है हमें मील से पहले, क्यों, क्योंकि खाने के दौरान ही तो उसे सोर थ्रोट हो रहा है ना, तो खाने से पहले हम उसे वो एनाल्जेसिक दे देंगे जो उसको प्रेस्क्राइब की गई है। अगर प्रेस्क्राइब नहीं लिखा हुआ होता ना तो ये भी यूज नहीं करते हम, क्योंकि हम खुद प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा दोस्तों कि उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे एनाल्जेसिक जो कि उसको क्या की गई है, वो प्रेस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट दे रखा दोस्तों, प्रोवाइड सैलाइन गार्गल्स, कि उस पेशेंट को हम जो सैलाइन जो गार्गल्स है वो क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, ताकि उसका म्यूकस मेम्ब्रेन क्या हो तो मॉइस्ट हो जाए। तो यहाँ पर कोई ड्राइनेस होने के कारण दो रीजन दूंगा कि क्यों हम क्या नहीं करते, गार्गल्स नहीं करते हैं इसके अंदर, सैलाइन गार्गल्स क्यों नहीं करते हैं, नमक के पानी का गरारा करते हैं, वैसे सैलाइन को यूज करके हम गार्गल्स करते हैं, तो वो सैलाइन गार्गल्स कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों वो क्यों नहीं करते हैं, उसके दो रीजन सुनो। पहला रीजन तो क्या है दोस्तों कि वो ड्राई होने के कारण नहीं हो रहा, ठीक है, कि भाई म्यूकस मेम्ब्रेन जो है दोस्तों थ्रोट की वो ड्राई हो गई हो, आपको उसको मॉइस्ट करने की जरूरत पड़े तो इस कारण से सोर थ्रोट हो रहा हो, तो वो रीजन नहीं है। और दूसरा रीजन क्या होता है दोस्तों कि थायराइडेक्टोमी के बाद जब पेशेंट गार्गल्स करेगा तो पेशेंट के गार्गल्स करने के कारण क्या होगा कि पेशेंट जो है हाइपर एक्सटेंशन करता है, गार्गल करने के लिए उसे हाइपर एक्सटेंशन करना पड़ेगा, और जब वो हाइपर एक्सटेंशन करेगा, जब क्लाइंट क्या करेगा दोस्तों हाइपर एक्सटेंशन करेगा, तो उस दौरान जो सर्जरी जो हुई है उसके जो इंसिजन है दोस्तों उनके क्या होने के, उनके टूटने के क्या रहते हैं चांसेस रहते हैं, ब्रेक होने के क्या रहते हैं चांसेस रहते हैं। तो इसलिए कभी भी पेशेंट को हम हाइपर एक्सटेंशन के लिए नहीं कहते। तो इन दो रीजनों के कारण हम पेशेंट को कभी भी सैलाइन गार्गल देने के क्या नहीं करते हैं दोस्तों, सैलाइन गार्गल हम उस पेशेंट को नहीं देते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको लिख लो, तो लिख लो, थायरोइडेक्टोमी के बाद थायरोइडेक्टोमी के बाद पेशेंट में, थायरोइडेक्टोमी के बाद पेशेंट में सोर थ्रोट होना, सोर थ्रोट होना एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड है। नर्स को, नर्सिंग ऑफिसर को, नर्सिंग ऑफिसर को प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स दे देनी चाहिए,
एनाल्जेसिक्स दे देनी चाहिए। ठीक है, एनाल्जेसिक्स, प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स वो दे देनी चाहिए। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसमें फंस सकते हो। फॉर विच क्लाइंट रेस्पॉन्स शुड द नर्स मॉनिटर व्हेन असेसिंग फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। ध्यान रखना, यहाँ पर जो टर्म है दोस्तों क्या है, वो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के कारण क्लाइंट को क्या हो सकता है, टिटेनी हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, बोन पेन हो सकता है, या ग्रेवेज डिजीज हो सकती है। ये क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको नहीं भी आई ना तो आप 3 ऑप्शन को बाहर निकाल के आंसर ला सकते हो। ये ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे, देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, टिटेनी। टिटेनी अब सबको पता है दोस्तों, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म होगा तो कैल्शियम का जो लेवल है दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज होगा, नहीं कि क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो टिटेनी के अंदर तो कैल्शियम का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है, हाइपोकैल्शियम देखने को मिलता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। सीजर भी किस में आता है दोस्तों, हाइपोकैल्शियम में आता है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और ग्रेवेज डिजीज के अंदर तो क्या होता है, हाइपर थायरोडिज्म होता है, हाइपर थायरोडिज्म, नहीं कि हाइपर पैराथायरोडिज्म होता है। तो हाइपर थायरोडिज्म होगा तो दोस्तों ग्रेव डिजीज होगा। बच्चा क्या, बोन पेन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बोन पेन ही हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं कि समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा मैं बस जस्ट आपको बता रहा था। ठीक है, कि ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। ये तरीका होता है कि कई बार अपने को अगर वैसे नहीं आए तो 3 ऑप्शन को कोशिश करो, क्या पता किस्मत अच्छी हो तो 3 नहीं तो 2 तो होंगे ही, तो भी 50% चांसेस हो जाएंगे आपके आंसर के सही होने के। चलो देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट दोस्तों हाइपर पैराथायरोडिज्म। हाइपर पैराथायरोडिज्म, हाइपर पैराथायरोडिज्म मतलब क्या होगा दोस्तों, पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया। अब हाइपर पैराथायरोडिज्म से दोस्तों 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, और थर्ड जो होता है दोस्तों दैट इज टर्सरी। अब प्राइमरी के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी का जो रीजन होता है उसमें क्या होगा कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन है उसका लेवल डायरेक्टली क्या होता है, इंक्रीज होता है। एग्जांपल के लिए जैसे कि पिट्यूटरी एडिनोमा, पिट्यूटरी लिख रहा हूं, माय मिस्टेक, पैराथायरॉइड एडिनोमा, पैराथायरॉइड एडिनोमा, पैराथायरॉइड एडिनोमा पहला रीजन। और तो दूसरा लॉन्ग टर्म लिथियम थेरेपी। जो पेशेंट लॉन्ग टर्म तक लिथियम लेते रहते हैं ना, उनके अंदर भी ये माना गया है कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन है दोस्तों उसका लेवल क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो डायरेक्टली पैराथायरॉइड हार्मोन का जो लेवल है दोस्तों वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के नाम से जानते हैं। जो मेनली रिलेटेड किससे है, पैराथायरॉइड हार्मोन का डायरेक्टली रीजन क्या, जो लेवल है वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, ऐसे लेवल इंक्रीज नहीं होगा। पहले पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया होगा। अब आप जानते हो दोस्तों कि पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो हाइपोकैल्सीमिया में क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। क्यों, क्योंकि पैराथायरॉइड हार्मोन है वो कैल्शियम के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। ये काम करेगा कौन, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है ना दोस्तों वो बार बार ऐसा कर करके क्या हो जाती है, थक जाती है। तो अभी वो टर्सरी में बताऊंगा, पहले इधर सुनो। हाइपोकैल्सीमिया के कारण अगर पेशेंट का पैराथायरॉइड हार्मोन जो वो इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण दोस्तों, उसके कारण पेशेंट का पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, सेकेंडरी के नाम जानेंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल है क्रोनिक रीनल फेल्यूर। किडनी के जो पेशेंट हैं उनके अंदर जैसे हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा और कंटिन्यू बोन क्या घुसरी, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड है वो पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करती रहती है, सीक्रेट करती रहती है। तो उसके कारण उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है दोस्तों, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म देखने को मिलता है। तो उसके कारण सेकेंडरी। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी को ट्रीट नहीं किया, मतलब सेकेंडरी अगर दोस्तों अनट्रीटेड रहा, तो उसके कारण क्या होगा। अब सोचो कि आप बार बार जब पैराथायरॉइड ग्लैंड को आप स्टिमुलेट करोगे, फिर कम लेवल, फिर स्टिमुलेट करोगे, फिर कम लेवल, फिर स्टिमुलेट करोगे, तो वो थक जाएगी भाई। और दूसरा उसके जो सेल्स है ना दोस्तों, उनके अंदर क्या होगा, हाइपरप्लेजिया होगा। तो इसकी सेल के अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा। और उस हाइपरप्लेजिया के कारण पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल स्टार्टिंग में तो क्या मिलेगा,
इंक्रीज देखने को मिलेगा जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सेल बिल्कुल थक जाती है, तो आगे जाके पैराथायराइड हार्मोन का लेवल क्या भी हो सकता है दोस्तों, कम भी हो सकता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 हो गए। डायरेक्टली अगर पिट्यूटरी सॉरी पैराथायराइड जो ग्लैंड है, एक्चुअली पिट्यूटरी एडिनोमा बहुत ज्यादा याद आता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना, क्यूसिंग सिंड्रोम पढ़ते हैं, तो उसमें पिट्यूटरी एडिनोमा बार बार आता है, क्यूसिंग डिजीज कहलाता है वो, और वो यूज ही बहुत जगह होता है, हर किसी डिसऑर्डर में पिट्यूटरी एडिनोमा घुस जाते हैं, ठीक है। पैराथायरॉइड जो एडिनोमा है दोस्तों, उसके कारण तो किसी भी सेल का एडिनोमा होगा मतलब ट्यूमर होगा, और किसी भी ग्लैंड का अगर ट्यूमर होगा तो उसकी सेल्स की संख्या बढ़ेगी, और सेल्स की संख्या बढ़ेगी तो हार्मोन बढ़ेगा, उसके कारण हार्मोन का लेवल क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। और लिथियम भी क्या काम करवाता है कि लॉन्ग टर्म अगर यूज करो तो कॉम्प्लिकेशन कोज करता है, जिसके कारण पैराथायरॉइड हार्मोन का लेवल बढ़ेगा। सेकेंडरी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया के कारण होगा, और टर्सरी के अंदर मैंने आपको बता दिया अनट्रीटेड रहेगा तब होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं, तो इसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया के साइन दिखाई देंगे। किसके साइन दिखाई देंगे दोस्तों, हाइपर कैल्सीमिया के। अब उसके अंदर क्या आया था, सीजर्स हो रहे थे, टिटेनी हुआ था, इसके अंदर हाइपो रिफ्लेक्सिया होगा, कम हो जाएंगे रिफ्लेक्स। कैल्शियम के ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होगा दोस्तों, हाइपो रिफ्लेक्सिया होगा। क्या होगा, हाइपो रिफ्लेक्सिया होगा। वहां पर कैल्शियम क्या कोज करवा रहा था भाई, कैल्शियम कम हुआ तो क्या हो रहा था, क्लाइंट को हाइपोटेंशन हो रहा था, या कैल्शियम बढ़ गया तो क्लाइंट को क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। इसे हम हाइपरटेंशन या फिर इसे हम स्यूडो हाइपरटेंशन भी कहते हैं, स्यूडो हाइपरटेंशन भी कहते हैं। एक्चुअली में ऐसे कहते हैं कि कैल्शियम जो है ना, तो आर्टरीज जो है ना दोस्तों, उनको एक्चुअली में हार्ड बनाता है, जिसके कारण से बीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, हार्डनिंग कर देता है ये, हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो उसके कारण बीपी क्या होता है, ज्यादा इंक्रीज मिलता है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या कह दिया, स्यूडो कह दिया कि असली में इंक्रीज नहीं है, वो आर्टरीज के हार्डनिंग के कारण इंक्रीज हो रहा है, तो स्यूडो हाइपरटेंशन हमसे कहेंगे, तो वो भी देखने को इसके अंदर मिलेगा। दूसरा दोस्तों, कैल्शियम का लेवल अगर कभी भी इंक्रीज होगा, कैल्शियम का लेवल अगर कभी भी पेशेंट के अंदर, कैल्शियम का लेवल अगर पेशेंट के अंदर दोस्तों क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो उस पेशेंट के अंदर नेफ्रोलिथियसिस होने के चांसेस रहते हैं, रीनल स्टोन, नेफ्रोलिथियसिस या फिर रीनल स्टोन होने के चांसेस क्या होते हैं दोस्तों, ज्यादा होते हैं। तो रीनल स्टोन के जो रिस्क हैं वो भी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा दोस्तों, कैल्शियम अगर ज्यादा होता है ना, तो कैल्शियम के ज्यादा होने के कारण उस पेशेंट के अंदर कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। कहते हैं कि जो स्मूथ मसल्स उनको रिलैक्स करवा देता है ये, ठीक है। तो जो स्पिंक्टर है ना, सॉरी स्पिंक्टर को क्या कर देता है, ये स्पिंक्टर को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है। ज्यादा टाइम अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो क्लाइंट को एनोरेक्सिया भी देखने को मिल सकता है, और इन दोनों के कारण क्लाइंट को क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, वेट लॉस। अब कारण यह है कि दोस्तों कि उस क्लाइंट को बोन पेन या स्केलेटन पेन क्यों होता है, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में है कि भाई उस क्लाइंट को बोन पेन या स्केलेटन पेन होता है। तो उसको बोन पेन या स्केलेटन पेन क्यों होता है दोस्तों, बोन पेन और जो स्केलेटल पेन जो है उसका होने का जो रीजन है ना, वो ये होता है कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर हाइपर कैल्सीमिया क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली में उसका रीजन तो होगा ना कुछ, भाई ब्लड के अंदर कैल्शियम का ज्यादा होना क्या कहलाता है दोस्तों, हाइपर कैल्सीमिया कहलाता है। तो उसका एक रीजन क्या होता है कि बोन से ये क्या काम करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन बोन से कैल्शियम को उठाता है और यहाँ की कैल्शियम को कहाँ पहुंचा देता है दोस्तों, ब्लड के अंदर पहुंचा देता है। तो एक्चुअली में ये बोन का क्या कर रहा है, रिजॉर्प्शन कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, रिजॉर्प्शन कर रहा है, बोन के कैल्शियम को उठा रहा है यहाँ से, या बोन का डीमिनरलाइजेशन कर रहा है, या हम कहें बोन को ये कमजोर कर रहा है। बोन को क्या कर रहा है दोस्तों, कमजोर कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम नहीं रहेगा तो बोन कमजोर होंगी, और उसके कारण पेशेंट को क्या दिखाई दे सकता है, बोन पेन। साथ में हम कह सकते हैं कि ये ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। 3 प्रकार की सेल होती हैं, बनाने वाली ओस्टियोब्लास्ट जो खुद बोन के अंदर होंगी, जो बोन का फॉर्मेशन कर रही है ओस्टियोसाइट, और जो डिस्ट्रैक्शन करने वाली सेल होती है दैट आर ओस्टियोक्लास्टिक सेल। तो ओस्टियोक्लास्टिक जो एक्टिविटी है पैराथायरॉइड हार्मोन उसको भी क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तो ये सभी चीजें क्या कोज करवाती हैं, बोन को वीक कोज करवाती है, कमजोर कोज करवाती है, जिसके कारण पेशेंट के अंदर बोन का पेन या स्केलेटल पेन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हाइपर कैल्शियम में क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, ईसीजी चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। ईसीजी चेंजेस के अंदर हाइपो के अंदर ज्यादा होगा, तो प्रोलॉन्ग्ड एसटी एंड क्यूटी इंटरवल,
प्रोलॉन्ग्ड ST एंड QT इंटरवल, प्रोलॉन्ग्ड ST सेगमेंट एंड QT इंटरवल। बस इतना छोटा सा याद करना है, वो याद हो जाएगा आपको। अब हम आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। अगर दोस्तों हम इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे आए तो इसमें एक स्कैन करते हैं, जिसे हम ध्यान रख लेना, उसको हम नाम याद रख लेना, SEST MEB स्कैन कहते हैं उसे, SEST MEB स्कैन। ठीक है, SEST MEB स्कैन के अंदर हम एक मॉलिक्यूल यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं टेक्नीटियम, टेक्नीटियम 99, टेक्नीटियम 99 का हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है उसको देखते हैं। ठीक है, तो बस नाम याद रख लेना, ज्यादा नहीं। तो SEST MEB जो स्कैन है वो किस के अंदर किया जाता है, तो SEST MEB स्कैन किस में किया जाता है दोस्तों, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में किया जाता है, हाइपरथायरॉइडिज्म। इसके अलावा वही सारी चीजें, कैल्शियम देखनी है, फॉस्फेट का लेवल देखना है, इसके अलावा क्या देखना है आपको, कैल्शियम देख लिया, फॉस्फेट देख लिया, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज देखना है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज देखना है, देखना। तो कैल्शियम का जो लेवल है दोस्तों वो क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, फॉस्फेट का लेवल क्या मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, और एल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल भी क्या मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। अब क्यों ज्यादा देखने को मिलेगा वो मैंने आपको बताया था, ज्यादा कैल्शियम होगा तो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर ज्यादा मात्रा में क्या बनाएगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज बनाएगा, इसलिए इसका लेवल भी क्या मिलता है दोस्तों, ज्यादा देखने को मिलता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी क्या देखने को मिलता है, ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आ जाओ मैनेजमेंट पे। मैं उन डिजीज में से वही चीज उठाता हूँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको हर लाइन नहीं बताता मैं, और वो कोई फायदेमंद भी नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। अब मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों ध्यान रखना है आपको कि इसके अंदर हम लूप डायूरेटिक्स यूज करते हैं, लूप डायूरेटिक्स। मैंने वहां आपको बताया नहीं, लेकिन आप लिख सकते हो चाहो तो, कि हाइपोकैल्सीमिया में हम या हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के अंदर हम थायजाइड डायूरेटिक्स यूज करते हैं, थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया नहीं था, याद करने के लिए आप यहाँ पे लिख लो, या वहां पे भी जाकर लिख सकते हो आप लोग तो, कि थायजाइड डायूरेटिक्स का हम यूज करते हैं, क्योंकि ये थायजाइड डायूरेटिक्स जो होते हैं ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और एक्सक्रिएशन को क्या करते हैं, कम करते हैं। जैसे क्लोरथायाजाइड एग्जाम्पल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड ये यूज करते हैं। अब इधर आ जाओ, लूप डायूरेटिक्स का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, फ्यूसेमाइड। तो फ्यूसेमाइड का भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या काम करवाता है दोस्तों, एक्सक्रिएशन करवाता है, एक्सक्रिएशन ऑफ कैल्शियम। अब हमें तो कैल्शियम को बाहर ही तो निकालना है, तो ये कैल्शियम को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, लूप डायूरेटिक्स यूज करते हैं। सेकंड दोस्तों, कैल्शियम को कम करने के लिए हम यूज करते हैं बिसफॉस्फोनेट। बिसफॉस्फोनेट, इसका नाम ही बिसफॉस्फोनेट है, फॉस्फेट से कंफ्यूज मत हो जाना। ये इसकी जो एग्जांपल है एलेंड्रोनेट और है आइबेंड्रोनेट। ये क्या काम करते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पैराथायरॉइड जो हार्मोन है वो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है। तो ये उस ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, डिक्रीज करने में काम में आते हैं। तो ओस्टियोक्लास्टिक जो एक्टिविटी है उसको कम करने में क्या आते हैं, ये काम में आते हैं। तो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या करते हैं, कम करते हैं। एलेंड्रोनेट और आइबेंड्रोनेट जो है दोस्तों वो ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं। थर्ड हम इसके अंदर यूज करते हैं हाइड्रेशन थेरेपी। अब सर ये क्या बला है भाई, हाइड्रेशन थेरेपी क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हाइड्रेशन थेरेपी का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर रीनल कैल्कुलाई के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको 5 से 6 लीटर नॉर्मल सलाइन देते हैं उसको हम, अगर वो एडमिट होता है तो, या फिर उसको ज्यादा फ्लूइड लेने की क्या देते हैं, सलाह देते हैं कि आपको ज्यादा मात्रा में क्या लेना है दोस्तों, फ्लूइड लेना है, ताकि रीनल कैल्कुलाई के चांसेस क्या हो सके दोस्तों, कम हो सके। ठीक है, इसके अलावा हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने की क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं। एक्सरसाइज करने की क्या देते हैं, एडवाइस देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज अगर क्लाइंट करेगा ना तो एक्सरसाइज करने के कारण क्या होता है दोस्तों, ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है। जबकि इस डिजीज के अंदर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है।
तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए हम क्लाइंट को एक्सरसाइज करने की भी क्या देते हैं, सलाह देते हैं। हाइपोकैल्सीमिया में हम क्लाइंट को रीब्रीथिंग की सलाह देते हैं। हाइपोकैल्सीमिया जो है ना दोस्तों, उसमें हम क्लाइंट को रीब्रीथिंग की सलाह देते हैं। रीब्रीथिंग की सलाह क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि रीब्रीथिंग अगर किसी भी पेशेंट के अंदर होती है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि उस पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा रहे, सॉरी PCO2 का लेवल बढ़े, PCO2 का लेवल बढ़े, और PCO2 का लेवल बढ़ेगा तो एसिड का लेवल बढ़ेगा, और एसिड का लेवल बढ़ता है तो कहते हैं कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है ना वो इंक्रीज हो जाता है। कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम होगी, तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम होगी तो दोस्तों जो बोन जो है, जो कैल्शियम को ले जा रही थी, जो बोन से कैल्शियम जा रहा था वो कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया में हम रीब्रीथिंग की क्या देते हैं, सलाह देते हैं। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। चलो आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बस बहुत पढ़ लिया। बस इसमें बताना ही नहीं है, बोन पेन होता है, रीजन कोई बताने की जरूरत है नहीं, तो लिख लो। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के कारण क्लाइंट को बोन पेन कोमा कॉन्स्टिपेशन कोमा हाइपरटेंशन, ठीक है। बोन पेन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, वेट लॉस हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, वेट लॉस देखने को मिलते हैं, या एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ रीनल कैल्कुलाई हो गया, एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ रीनल कैल्कुलाई देखने को मिलते हैं, इसको हाईलाइट कर लेना बोन पेन को, क्योंकि हम ज्यादा फोकस इसी पे करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो इसी का है ना। बोन पेन को आप क्या कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल ही होगा, इसी से रिलेटेड होगा शायद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत सिंपल है, कुछ नहीं बताऊंगा, आपको खुद को पता है। A nurse is caring for a client who is admitted to the hospital with the diagnosis of primary hyperparathyroidism। क्लाइंट है दोस्तों किस चीज का है, प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का है। मैंने आपको पैराथायरॉयड हार्मोन का या फिर पैराथायरॉयडिज्म है उसका मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी डायरेक्ट पीटीएच इंक्रीज होगा, सेकेंडरी हाइपोकैल्सीमिया के कारण होगा, टर्सरी अगर आप सेकेंडरी को क्या नहीं करोगे, ट्रीट नहीं करोगे तो टर्सरी होगा। अब प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म क्लाइंट को हो रहा है दोस्तों, तो आपको क्या करना चाहिए इनमें से, ठीक है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि भाई आप हाई कैल्शियम डाइट दो। अरे भाई मूर्ख भाई, पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है, कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है भाई, तो कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। पीटीएच का लेवल इंक्रीज हो रहा है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। तो आप कैल्शियम हाई क्यों दोगे, मॉडरेट कैल्शियम डाइट देते हैं उसके अंदर हम, ठीक है। कैल्शियम हाई कैल्शियम डाइट नहीं देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले से कैल्शियम ज्यादा है ब्लड के अंदर, तो और ज्यादा दोगे तो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इंस्टीट्यूटिंग सीजर प्रिकॉशंस, ध्यान रखना सीजर प्रिकॉशंस हम किसके अंदर लेते हैं दोस्तों, हाइपोकैल्सीमिया में लेते हैं। सीजर प्रिकॉशंस हम किस में करते हैं, हाइपोकैल्सीमिया में करते हैं, नेक की या फिर हम कहें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में करते हैं, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में करते हैं। एनकरेजिंग द कंप्लीट बेड रेस्ट, अभी बताया था मैंने आपको, बेड रेस्ट को नहीं, एक्सरसाइज को क्या करेंगे दोस्तों, एनकरेज करेंगे। एक्सरसाइज को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, ताकि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या हो, कम हो। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी क्या हो दोस्तों, कम हो। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर आ जाएगा कि हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर क्लाइंट को लिख लो, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में हाइपर कैल्सीमिया होने के कारण रीनल कैल्कुलाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। रीनल कैल्कुलाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करना चाहिए। फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करना चाहिए।
करना चाहिए। चलो नेक्स्ट लिख लो। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहेगा, वो मैं बताऊंगा कि क्या करना है हमें। ए नर्स इज ट्रांसफरिंग ए क्लाइंट, ठीक है, उसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना, कहीं आपको उसने बताया नहीं क्या आंसर है, भाई यही है, एंसरिंग ए लार्ज फ्लूइड इनटेक, कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या ले, फ्लूइड ले, ताकि उसको रीनल स्टोन नहीं हो। ए नर्स इज ट्रांसफरिंग ए क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा, एक पेशेंट है दोस्तों, उसको फियोक्रोमोसाइटोमा हो रहा है, फ्रॉम ए बेड, उसको ट्रांसफर कर रहे हैं बेड से चेयर पे। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन एसोसिएटेड विद दिस प्रोसीजर फॉर द क्लाइंट। तो आपको कौन सा क्या चीज करना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए वीक साइड से क्लाइंट को, आपको चेयर को क्लोज करना चाहिए, ठीक है, क्लाइंट के बेड के पास, या आपको स्टडी शूज पहनने चाहिए रबर सोल्स के ऊपर, या फिर आपको क्लाइंट को ये कहना है कि भाई आप साइड ऑफ द बेड पे बैठो कुछ समय के लिए, कि मैं उसको उससे पहले आपको क्या करूं दोस्तों, ट्रांसफर करूं। चलो बात करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा पहले तो उसे कहते क्यों है, तो एक्चुअली में दोस्तों हम जानते हैं कि जो एड्रिनल जो ग्लैंड है, जिसे हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारी किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कोर्टेक्स जो पार्ट होता है दोस्तों वो 80% पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो 80% होता है, जिसके अंदर 3 लेयर होती है, जोना, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, रेटिकुलरिस, और ये वाला जो पार्ट होता है ये 20% होता है। तो एड्रिनल जो मेडुला है दोस्तों, एड्रिनल जो मेडुला है, उस एड्रिनल मेडुला के अंदर, ये है एड्रिनल मेडुला, इस एड्रिनल जो मेडुला है दोस्तों, इसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती हैं, और उन सेल्स को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, फियोक्रोम्स के नाम से जानते हैं। उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, फियोक्रोम्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसे क्रोमोफिन के नाम से भी जानते हैं, क्रोमोफिन सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो सेल्स होती हैं दोस्तों, ये दो प्रकार की होती हैं, एक ऐसी सेल होती हैं जो एडीआर सीक्रेट करती हैं, और एक ऐसी सेल होती हैं जो नोर एडीआर सीक्रेट करती हैं। एडीआर का मतलब एड्रिनलिन होता है, एड्रिनलिन को हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और नोर एड्रिनलिन दोस्तों, नोर एडीआर, नोर एड्रिनलिन जो है दोस्तों, इसे हम नोर एपिनेफ्रिन के नाम से जानते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि ये साथ में ये सेल डोपामीन भी सीक्रेट करती हैं, इसको थोड़ा सा अलग लिख लो, क्योंकि कुछ कहते हैं डोपामीन भी इन्हीं के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो फियोक्रोम सेल्स या क्रोमोफिन जो सेल्स जो होती है दोस्तों, ये सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, एड्रेनलिन, मेनली एड्रेनलिन, 90% एड्रेनलिन सीक्रेट करती हैं, और 10% क्या सीक्रेट करती है दोस्तों, नोर एड्रेनलिन सीक्रेट करती हैं। तो इन सेल्स के अंदर अगर ट्यूमर हो जाए, या हम कहें एड्रिनल मेडुला के अंदर ट्यूमर हो जाए, तो ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल मेडुला, अगर एड्रिनल मेडुला के अंदर सेल्स कौन सी हैं, फियोक्रोम्स हैं, तो इसलिए इस ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा बोलेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, या फिर इसे हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्रोमोफिनोमा, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस डिसऑर्डर को, जिस डिसऑर्डर के अंदर दोस्तों क्या हो जाता है, जो फियोक्रोम्स जो है उसका क्या हो जाता है दोस्तों, ट्यूमर हो जाता है, या हमके एड्रिनल मेडुला का क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम किस नाम जानते हैं, क्रोमोफिनोमा के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर एटियोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूमर है तो क्या एटियोलॉजी पढ़ोगे, ट्यूमर ही इसकी एटियोलॉजी है, ठीक है, इसका ट्यूमर ही तो क्या है दोस्तों, इसकी एटियोलॉजी है, एटियोलॉजी पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं। अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो 3 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो जरूर याद रख लेना, चाहे ज्यादा जरूरत आपको याद होने हो। 3 के अंदर एक जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आता है, दैट इज हाइपरटेंशन। अगर ऑप्शन में हाइपरटेंशन नहीं दे रखा तो हेडेक देगा, ठीक है दोस्तों। एक आपको याद रखना है इसके अंदर पाल्पिटेशन, और एक आपको दे रखा है इसके अंदर, वो देगा आपको डाइफोरेसिस। एक्चुअली में जो एड्रिनल जो मेडुला है ना दोस्तों, वो न्यूरल क्रिस्ट से बनता है। किससे बनता है, न्यूरल क्रिस्ट से। न्यूरल क्रिस्ट ही वो स्ट्रक्चर है जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाती है, इसलिए एड्रिनल मेडुला जो है ना, वो भी एज ए सिंपैथेटिक सिस्टम की तरह काम करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, बल्कि उससे भी ज्यादा क्या है, मोर पोटेंट है, ज्यादा पावरफुल ये होता है, ठीक है। तो जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जितने भी सिम्टम्स आते हैं कि भाई बीपी को ये इंक्रीज करता है, ठीक है, उसके वो होता है, रेस्पिरेटरी रेट को भी क्या करता है दोस्तों, इंक्रीज करता है, पल्स को भी इंक्रीज करता है,
टैकीकार्डिया कोज करता है, टैकीपनिया कोज करता है। तो ये सारे सिम्टम्स इसमें भी क्या होते हैं दोस्तों, देखने को मिलते हैं। तीन ही अगर आपको चूज करने हो तो एक हाइपरटेंशन चूज करोगे, एक पाल्पिटेशन और एक डायफोरेसिस। फिर आप हेडेक को चूज मत करना, लेकिन वैसे हेडेक भी इसमें देखने को मिलता है। याद करने के लिए याद रखना, फियोक्रोमोसाइटोमा में पीएचडी देखने को मिलती है। पी मतलब क्या हो गया, पाल्पिटेशन, एच फॉर हाइपरटेंशन और डी फॉर दोस्तों डायफोरेसिस। अब इसका जो हाइपरटेंशन है, इसके अलावा पल्स रेट भी इंक्रीज मिलती है, टैकीकार्डिया और रेस्पिरेटरी रेट जो है दोस्तों वो भी इंक्रीज मिलती है, जिसे हम टैकीपनिया बोलते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो हाइपरटेंशन है ना, उसे हम क्या लिख दिया, हाइपरटेंशन। इसका जो हाइपरटेंशन है दोस्तों, उसे हाइपरटेंशन को हम एपिसोडिक हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। अगर एपिसोडिक नहीं लिखाएगा तो पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन भी बोलते हैं इसे हम, क्योंकि शॉर्ट समय के लिए रहता है और एकदम से ज्यादा बूस्ट होता है। मतलब एकदम से बीपी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, लेकिन शॉर्ट समय के लिए रहेगा। क्यों? क्योंकि जो हार्मोन का जो पीक लेवल जो है दोस्तों कुछ समय के लिए तो ज्यादा रहेगा, फिर डाउन होगा, फिर कम, ज्यादा होगा, फिर कम होगा। इस कारण उस पेशेंट के अंदर कौन से प्रकार का हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, एपिसोडिक या फिर पैरोक्सिमल हाइपरटेंशन देखने को इसके अंदर दोस्तों मिलता है। तो ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अगर हम जो एड्रेनलिन जो है दोस्तों, इसके अगर हम डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की बात करें तो ये जो हार्मोन जो है ना, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, इनका रिमूवल डायरेक्टली एडीआर और नॉन एडीआर के रूप में नहीं होता है। इनका जो रिमूवल है डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन में मैं बाद में आऊंगा, पहले इसको समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा। इसका जो रिमूवल है दोस्तों वो तीन फॉर्म में होता है। एक तो फ्री फॉर्म में, मतलब कि फ्री एडीआर और नॉन एडीआर, जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है वो फ्री फॉर्म के अंदर बाहर निकल जाते हैं यूरिन से, ठीक है। तो ये हो गई फ्री फॉर्म। दूसरा जो हो गया दोस्तों, इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जिसे हम मेटानेफ्रिन के नाम से जानते हैं। तो मेटानेफ्रिन, ठीक है। तो मेटानेफ्रिन का मतलब यही है कि एडीआर जो है बाउंडेड अवस्था के अंदर है, तो इस रूप के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, उसका रिमूवल होता है, जो कि सबसे ज्यादा इसी रूप के अंदर होता है, मेटानेफ्रिन के रूप में। और तीसरा जो है वो आप सब पढ़ते हो, वेनिनिल मैंडेलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड। तो वेनिलिन मैंडेलिक जो एसिड है दोस्तों, इसका जो लेवल है इसके रूप में भी क्या करता है, ये बाहर निकलता है। बॉडी से बाहर निकलने के लिए, रिमूवल होने के लिए तीन चीजें के रूप में निकलेगा, फ्री एडीआर, नॉन एडीआर के रूप में, मेटानेफ्रिन के रूप में और वीएमए के रूप में। वीएमए के रूप में सबसे ज्यादा मेटानेफ्रिन के रूप में निकलता है। मेटानेफ्रिन, एडीआर एंड नॉर एडीआर, नॉर में निकलता है। तो हम क्या काम करेंगे दोस्तों, जब ये यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं ना, इन तीनों का ही हम क्या करवा लेते हैं, 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट करवा लेते हैं। तो पहले जो डायग्नोसिस होगी दोस्तों वो क्या होगी कि आप इस पेशेंट का 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट करवा लो, ठीक है। तो ये इसकी डायग्नोसिस हो गई। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है जिसे हम मेटाआइडो बेंजिल ग्वानिडीन के नाम से जानते हैं, या फिर इसे हम MIBG, क्या मैं बिजी हूं, ऐसे याद रख लेना, MIBG, क्या मैं बिजी हूं, तो MIBG के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों, हम रेडियो आइसोटोप्स देते हैं। रेडियो आइसोटोप्स देने के बाद में वो क्लाइंट के अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद में दोस्तों उस क्लाइंट के जो एड्रेनल जो मेडुला है उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं। एड्रेनल जो मेडुला है उसको क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। बस ये टेस्ट है, ये मेटाआइडो बेंजिल ग्वानिडीन के नाम से इसे हम जानते, ठीक है। तो ये टेस्ट हम इसके अंदर करते हैं। इसके अलावा हम MRI भी कर सकते हैं। MRI क्यों करेंगे हम, क्योंकि मान लो इसका जो ट्यूमर है दोस्तों उसका तो पता लगेगा ना, तो ये ट्यूमर भी हम किसके द्वारा पता लगा सकते हैं, MRI के द्वारा हम क्या लगा सकते हैं दोस्तों, इसका पता लगा सकते हैं। तो MRI के द्वारा हम इसका पता लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, हम MRI भी कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना पढ़ लो, बहुत है, ये ज्यादा आपको इतना पूछते भी नहीं है इसमें से। अब ये ध्यान रखना कि हाइपरटेंशन क्राइसिस जब होती है, मतलब एकदम से जब हाइपरटेंशन इसके अंदर बढ़ता है, जब इस पेशेंट के अंदर एकदम से हाइपरटेंशन बढ़ता है तो उसको सलाह दी जाती है कि जब भी आप महाराज जी जब बेड पे लेटे हुए हो, तो बेड पे लेटे समय आप कौन सी कंडीशन में हो, हॉरिजॉन्टल में हो। और जब आप एकदम से खड़े हो जाओगे, जब आप एकदम से क्या हो जाओगे, खड़े हो जाओगे, तो खड़े होने के कारण
आपके एकदम से खड़े होने के कारण आप किस में आ जाओगे, खड़े वर्टिकल कंडीशन में आ जाओगे। तो एकदम से पहले से ही जो हार्मोन का बैलेंस करने के लिए एडीआर और जो नॉन एडीआर है दोस्तों, उनका जो लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रखा है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, इंक्रीज होगा ना, ये तो मत कहना कि सर कैसे इंक्रीज होगा, जब ट्यूमर हो रहा है तो लेवल इंक्रीज होगा। तो इसके कारण से एकदम से क्या होता है दोस्तों कि जो पेशेंट है उसका जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, एकदम से बीपी क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण जो पेशेंट है उसे डिजीनेस या फेंटिंग हो सकता है, वो गिर भी सकता है। डिजीनेस, चक्कर आने लग जाएंगे उसे, फेंटिंग होने लग जाएगा, या फॉल, गिर भी सकता है वो। इसलिए हम उसे कहते हैं कि भाई ऐसे मत उठो। आप कभी भी जब बेड पे से उठ रहे हो तो बेड पर से उठने से पहले आप एक काम करो, थोड़ी देर बेड के साइड बैठो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर बैठो और बैठने के बाद में थोड़ा रेस्ट कर लो जब तक बीपी थोड़ा सा शिफ्ट होगा। फिर उसके बाद में आपको अगर व्हील चेयर पे बैठना है तो ये व्हील चेयर आपके लिए तैयार है। ठीक है, तो ये क्या दी जाती है दोस्तों, उसको सलाह दी जाती है। चलो क्वेश्चन पे आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला, सपोर्टिंग द क्लाइंट ऑन वीक साइड। ऐसा नहीं होता कि भाई ये क्लाइंट स्ट्रोक का क्लाइंट थोड़ी है कि एक साइड इसकी वीक हो गई है, या सीवीए का जो क्लाइंट होता है उनकी होती है एक साइड तो वीक, तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं है कि उसको जब बैठा दिया भाई चेयर को क्लोज कर दो, ले भाई बैठ जा, तो अगर वो एकदम से चेयर पे बैठेगा तो उसको चक्कर आएगा और वो गिर सकता है ना। बैठेगा तो वो उसको चेयर पे नहीं है, आपको कोशिश करना है कि वो पहले, क्योंकि आप उसको चेयर पे बैठा तो खड़ा तो होगा ना, ऐसे तो है नहीं कि बैठे के बैठे चेयर पे बैठ जाएगा वो, तो खड़ा होगा, तो खड़े होते चक्कर आएंगे उसको, तो आप पहले उसको बेड पे बैठाने के लिए कहोगे, बाद में चेयर पे शिफ्ट करोगे। ठीक है, इसके बाद है प्लेसिंग स्टडी शूज। ऐसे शूज लो जो बिल्कुल जिसपे क्या हो, रबर सोल लगी हुई हो, तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम क्लाइंट को है ही नहीं कि उसको रबर भाई ऐसे शूज देने की जरूरत पड़े। तो ये तो ऑप्शन डालना था तो ये डाल दिया उन्होंने, उससे बोला कोई तो ऑप्शन डालें, तो चलो ये डाल देते हैं। हैविंग द क्लाइंट सिट ऑन द साइड ऑफ द बेड, क्यों साइड ऑफ बेड पे थोड़ी सी देर बैठे, फॉर ए फ्यू मिनट बिफोर द ट्रांसफर, कि ट्रांसफर करने से पहले वो थोड़ी देर बैठे। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अंदर बीपी की भी जो ड्रग्स है अगर वो भी याद रखना चाहो तो कुछ अल्फा ब्लॉकर्स और जो बीटा ब्लॉकर्स जो ड्रग्स है वो दी जाती है, जैसे प्रोप्रानोलोल है। ठीक है, वो देते हैं हम। इसके अलावा फिनोक्सीबेंजामीन, अल्फा ब्लॉकर के अंदर हम फिनोक्सीबेंजामीन जो ड्रग है वो देते हैं हम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी क्लास थी। अब एक लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ कर लेता हूँ, थोड़ी सी बातें कर लेता हूँ, फिर हम। तो लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि क्वेश्चन की शुरुआत भी आप लोगों ने की थी और अब इस क्वेश्चन को खत्म भी आप लोग ही करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है जिसमें मैंने आपको नर्सिंग मैनेजमेंट लिखवाया था 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट। 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन जो टेस्ट है दोस्तों वो मैंने आपको करवा रखे हैं, जिसमें मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि फर्स्ट जो वॉइड है उसे क्या करोगे, डिस्कार्ड करोगे। फर्स्ट वॉइड को क्या करोगे, डिस्कार्ड करोगे। लास्ट जो वॉइड है उसे क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, या फिर प्रिजर्वेटिव की क्या हो सकती है, जरूरत हो सकती है। प्रिजर्वेटिव की क्या हो सकती है, जरूरत हो सकती है। तो अब इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उनको ढूंढो और आंसर बताओ। सभी बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ ताकि मुझे खुशी हो कि आपको मैं शुरू से लेकर लास्ट तक लेके आया हूँ। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीजें इसमें डालने की कोशिश की थी दोस्तों एंडोक्राइन सिस्टम में, और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी सब समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जैसा कि हम हमेशा करते हैं, तो आज भी करेंगे, उसके बाद ये हमारी क्लास को हम विराम देंगे। तो ये इसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं कि भाई अगर किसी भी पेशेंट को एकदम से बीपी हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है तो एकदम से उसको खड़ा नहीं करते हैं, है ना। और इस डिजीज में नहीं, किसी में भी नहीं खड़ा करना चाहिए, ये भी ध्यान रखना आप, है ना। सिर्फ यही नहीं, कहीं भी मत खड़ा करना। 2 बार कैसे आ गए, सेम क्वेश्चन इतने आप ही हो गया क्या, कॉपी हो गया वो ये। ठीक है, इसके बाद इसमें दे रखा था कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में तो क्या करेंगे, लार्ज फ्लूइड इनटेक को क्या करेंगे दोस्तों, एनकरेज करते हैं हम, कि लार्ज फ्लूइड इनटेक को एनकरेज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या था दोस्तों कि जो क्लाइंट है शुड मॉनिटर व्हेन असेसिंग फॉर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर पैराथायरॉइडिज्म का जब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है, बोन पेन दिखाई देता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो क्या था कि फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे के ऊपर थायरॉइडेक्टोमी के बाद में जो क्लाइंट है उसको सोर थ्रोट होता है तो वो एक्सपेक्टेड होता है एनाल्जेसिक्स जो प्रेस्क्राइब कर रखी है वो दे दो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है।
इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि कोई भी क्लाइंट है अगर उस थायराइडोटोमी के बाद में आता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रेस्पिरेटरी असेसमेंट की रहेगी। उसके बाद में आपको पता है कि क्लाइंट जो है उसको ट्रैकेस्टोमी की क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है, तो हम ट्रैकेस्टोमी जो सेट है वो क्या करेंगे, प्लेस करेंगे उसके बेड साइड। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों क्या है कि एक जो क्लाइंट है उसका आपने बीपी ले रहे हो और बीपी लेने के कारण उसमें कार्पल स्पाज्म देखने को मिल जाता है, और इस कार्पल जो स्पाज्म है दोस्तों उस कार्पल स्पाज्म के कारण क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लेक्शन, यहाँ पर फ्लेक्शन और यहाँ पर एक्सटेंशन रहेगा, इसको मत मोड़ना, ठीक है, यहाँ पर एक्सटेंशन रहेगा और ये एडक्शन हो जाएगा, सॉरी एडक्शन हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा दोस्तों, कैल्शियम की कमी हुई होगी तो हम इसे क्या देंगे, कैल्शियम देंगे। इसके बाद में कि भाई अगर गलती से आपने पैराथायरॉइड जो ग्लैंड है दोस्तों उसको कट कर दिया तो उस ग्लैंड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, टिटेनी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि भाई पहली प्रायोरिटी किसको दोगे आप, थायरॉइडेक्टोमी के बाद रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन को दोगे, और कैसी डाइट दोगे आप, कोई भी क्लाइंट जो कि ग्रेव डिजीज या हाइपरथायरॉइडिज्म का है तो हाई कैलोरी डाइट दोगे, ठीक है। इसके बाद में क्या क्या चीज करवाओगे, तो थायराइड जो प्रोफाइल जो टेस्ट है उसके अंदर हम फ्री T3 करवाते हैं, T3 करवाते हैं, फ्री T4 करवाते हैं, T4 करवाते हैं और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक करते हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सब कुछ बताऊं मैं जो मुझे आता है, और मैंने खुद ने भी सीखने की कोशिश की है, आपको भी सिखाने की कोशिश की है। आप इसी प्रकार मेरे साथ बने रहें। अगले सिस्टम के लिए हम मिलते हैं। हो सकता है कि मेरी क्लास कल के लिए नहीं आए, एक दिन की हो सकती है या फिर आप भी जाए, लेकिन एक दिन का रेस्ट में लेना चाहता हूँ ताकि मैं नए सिस्टम के अंदर नई एनर्जी के साथ आपको जुड़ सकूँ। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।